गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज अमित जैन, चार्टर्ड अकाउंटेंट और इस बैच के लिए आपका इनकम टैक्स फैकल्टी। आज जो फ्रेंड्स ये वीडियो आप देखने वाले हो, ये मेरे लाइव बैच का रिकॉर्डिंग है। आपको फ्रेंड्स पता ही है, लाइव क्लास में कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा मसाला भी रिकॉर्ड हो जाता है, लेकिन टेंशन बिल्कुल मत लेना। मैंने वो सारा मसाला, वो सब अनवांटेड पार्ट क्लीन कर दिया है। अब आपको मिलेगा सिर्फ पूरा स्टडी कंटेंट, नो बकवास, ओनली टैक्स की बात। इस बैच का फ्रेंड्स पूरा स्टडी मटेरियल डाउनलोड का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फ्री डाउनलोड लिंक से मिल जाएगा। सजेशन बस इतना ही है कि इस वीडियो के साथ साथ मटेरियल खोल के पढ़ोगे तो डबल फायदा होगा। फ्रेंड्स ये बैच फुल्ली अपडेटेड है और आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है। सो एंजॉय द लेक्चर, प्रैक्टिस रेगुलरली और एग्जाम में अपना बेस्ट देना। फ्रेंड्स बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड एग्जाम। और फ्रेंड्स याद रखो, टैक्स टफ नहीं है, बस थोड़ा रफ लगता है जब तक आप उसे अपना दोस्त नहीं बनाते। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। चलिए, कैपिटल गेन का फ्रेंड्स अपना चैप्टर चल रहा है और आज 5th क्लास है अपनी। कैपिटल गेन की 4 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है और आज फ्रेंड्स ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आगे का पार्ट जो रह गया है वो सारा देख लेते हैं और कुछ क्वेश्चंस फ्रेंड्स अगर आपके होंगे वो आप क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग राजू, गुड मॉर्निंग। और क्लासेस फ्रेंड्स अगर आप लोगों को पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, नोटिफिकेशन बेल पे भी क्लिक कर देना, सो दैट आगे के फ्रेंड्स जो लाइव होंगे, आगे की जो क्लासेस होंगी या और कोई मैं आपसे रिलेटेड वीडियोस डालूंगा इस चैनल पर, तो वो उसके नोटिफिकेशन भी आप लोगों तक टाइम से पहुंच जाए, ठीक है। चलो जी, बात करेंगे फ्रेंड्स पॉइंट नंबर 25, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन केस ऑफ एसेट रिसीव्ड एज गिफ्ट। मुझे एसेट एज ए गिफ्ट मिलती है, किसी ने मुझे गिफ्ट में दे दी, तो मेरे लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, उस एसेट को मैं सेल कर देता हूं, तो मेरे लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, राइट। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? इफ एन इंडिविजुअल और एचयूएफ हैज रिसीव्ड एज गिफ्ट इन काइंड एंड इट वाज टैक्सेबल अंडर सेक्शन 56। गिफ्ट, टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट के बारे में फ्रेंड्स हमने पढ़ा था, सेकेंड चैप्टर था अपना, राइट। सेकेंड चैप्टर था, चौथी क्लास थी स्टार्टिंग से, अगर आप लोग चेक करेंगे जाके। 4th क्लास में हमने टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ा था। वहाँ पे हमने बात किया था कि कौन कौन से तरह के गिफ्ट टैक्सेबल होते हैं, राइट। तो अगर वो वही बोल रहा है, इट वाज टैक्सेबल अंडर सेक्शन 56 इन सच केसेस एट द टाइम ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सच एसेट शैल बी द वैल्यू विच हैज बीन टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग टैक्सेबल अमाउंट ऑफ गिफ्ट। ये पूरा पढ़ लो, फिर बता देता हूं क्या है। नोट, दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2009। इट वॉज गिफ्टेड बिफोर 1 जनवरी 2009, दिस सेक्शन विल नॉट बी एप्लीकेबल। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर रिलेटिव एंड नॉन रिलेटिव विल बी सेम। प्रायर टू 1/1/2009 गिफ्ट इन काइंड वॉज एग्जेम्प्ट इन एवरी केस। तो ये याद रखना फ्रेंड्स, 1 जनवरी 2009 से पहले गिफ्ट इन काइंड, कोई किसी को कितना भी इन काइंड गिफ्ट करे वो एग्जेम्प्ट हुआ करता था। गिफ्ट इन काइंड करे एग्जेम्प्ट हुआ करता था। गिफ्ट के अंदर फ्रेंड्स हम लोगों ने पढ़ा कि गिफ्ट 3 कैटेगरी के, एक कैश, एक अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी और एक इमूवेबल प्रॉपर्टी। तीनों की अपनी अपनी लिमिट 50-50 हज़ार की। गिफ्ट किया 50,000 से ऊपर का अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी पूरे साल में, राइट। मुझे गिफ्ट मिला 50,000 से ज्यादा का, तो पूरा का पूरा अमाउंट टैक्सेबल, राइट। अमाउंट कैसे निकलेगा? उसकी मार्केट वैल्यू। और अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर मुझे किसी ने गिफ्ट की 50,000 से ऊपर की, तो उसकी जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है उतना मेरे हाथ में टैक्सेबल हो जाता था। ये हम लोग फ्रेंड्स गिफ्ट के अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसकी हम डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, ठीक है। अब बात करेंगे फ्रेंड्स यहां पर कि मान लो मुझे गिफ्ट मिल गया और मैं उसको सेल कर रहा हूं। मेरे को एक गिफ्ट मिला और मैं उसको सेल कर रहा हूं, राइट। जैसे एक एग्जांपल के लिए फ्रेंड्स, एक सेकंड होल्ड करना फ्रेंड्स, हाँ यस। तो मान लो फ्रेंड्स मुझे गिफ्ट मिला मुझे, और उसकी उस टाइम पर वैल्यू, मान लो मुझे गिफ्ट मिला था फ्रेंड्स 2021 में, उस टाइम वो वैल्यू थी 20 लाख रुपए। तो 20 लाख पे मैंने उस टाइम टैक्स दे दिया होगा। आज अगर मैं इसको 2025-26 में सेल कर देता हूं, सेल कर दिया मैंने इस गिफ्ट को 50 लाख रुपए का, 50 लाख का इस एसेट को मैंने सेल कर दिया, तो बात आ रही है कि मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी। मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फ्रेंड्स वही होगी जब मेरे को गिफ्ट मिला था, तो जितना अमाउंट मेरा टैक्सेबल हुआ होगा। जब मुझे गिफ्ट मिला था
तो जितना अमाउंट मेरा टैक्सेबल हुआ था वही मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी। तो यहां पर मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 20 लाख, तो मेरा कैपिटल गेन जो निकल के आएगा लॉन्ग टर्म वो 30 लाख का निकल के आएगा। बस ये पॉइंट बोल रहा है कि ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे कैलकुलेट होगी। ठीक है, तो जितना भी अमाउंट फ्रेंड्स मेरा एज ए गिफ्ट टैक्सेबल हुआ होगा वो मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बनेगी। अब बात करते हैं, एक इवेंट हुआ था 1 जनवरी 2009 को। 1 जनवरी 2009 से पहले गिफ्ट इन काइंड कोई टैक्स लगता ही नहीं था। जो टैक्सेबिलिटी के प्रोविजन आए थे गिफ्ट के वो 1 जनवरी 2009 से इंट्रोड्यूस हुए। तो 1 जनवरी 2009 से पहले अगर मुझे कोई गिफ्ट मिला, मान लो मुझे गिफ्ट मिला जी 2004 2005 में, 2004-2005 में मुझे गिफ्ट मिला, 1 जनवरी 2009 से पहले मिला, यस। तो इस केस में मेरा उस टाइम कोई टैक्स नहीं लगा होगा, मेरे हाथ में कोई टैक्सेबल अमाउंट हुआ ही नहीं होगा क्योंकि गिफ्ट एग्जेम्प्ट थे। अब इस केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, राइट। तो 1 जनवरी 2009 के बाद जो मैंने अभी बताया वो 1 जनवरी 2009 के बाद अगर मुझे गिफ्ट मिला जितना अमाउंट टैक्सेबल था वो मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी। लेकिन अगर मेरे को गिफ्ट मिला 1 जनवरी 2009 से पहले, तो 2009 से पहले अगर फ्रेंड्स मुझे गिफ्ट मिला है तो उस केस में चाहे वो रिलेटिव था या नॉन रिलेटिव था, सेम प्रोविजन बनेंगे। रिलेटिव के केस में 1 जनवरी 2009 के बाद भी गिफ्ट एग्जेम्प्ट है, 1 जनवरी 2009 के बाद भी गिफ्ट एग्जेम्प्ट है। अब याद करो फ्रेंड्स पिछली क्लास सेक्शन 47, अब बड़े सारे सेक्शन करेक्ट करवाऊंगा, देखो फिर बात पूरी समझ में आएगी। सेक्शन 47 का पहला पॉइंट याद करो कि अगर मेरे को कोई गिफ्ट, विल या इनहेरिटेंस कि कुछ मिलता था तो हम उसको ट्रांसफर नहीं मानते थे, राइट। उसके बाद हमने अगला सेक्शन किया, ये लो मैं खोल देता हूं, अगला सेक्शन किया कॉस्ट विद रेफरेंस टू सर्टेन मोड ऑफ एक्विजिशन, सेक्शन 49(1) कि सेक्शन 47 में अगर मुझे कोई आइटम मिलता है, कौन सा आइटम, गिफ्ट, विल, इनहेरिटेंस, जिसको ट्रांसफर नहीं माना गया, उस केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी। हमने यहां पढ़ा था कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्रीवियस ओनर की जो कॉस्ट थी वो मानी जाएगी, प्रीवियस ओनर की जो कॉस्ट थी वो मानी जाएगी। ठीक है, तो यहां पर फ्रेंड्स मेरे केस में अगर रिलेटिव का केस बन जाता है फिर तो सिंपल है, जो प्रीवियस ओनर की कॉस्ट वही मेरी कॉस्ट, वहां तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। रिलेटिव चाहे 1 जनवरी 2009 से पहले का केस हो चाहे बाद का हो, क्योंकि रिलेटिव पहले भी एग्जेम्प्ट थे आज भी एग्जेम्प्ट है। तो रिलेटिव के केस में चाहे गिफ्ट 1 जनवरी 2009 से पहले मिले या 1 जनवरी 2009 के बाद मिले, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी। मान लो मुझे गिफ्ट मिला, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, जो प्रीवियस ओनर जिसने मुझे गिफ्ट किया उसकी जो कॉस्ट होगी। मेरे फादर ने मुझे गिफ्ट की एक प्रॉपर्टी 50 लाख की, राइट, उन्होंने उस प्रॉपर्टी को 20 लाख में खरीदा था, तो मेरे लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी 20 लाख। मैं उसको 80 लाख में बेच दूं तो 80 लाख माइनस 20 लाख 60 लाख मेरा कैपिटल गेन आएगा, राइट। ये रिलेटिव की बात है। अब नॉन रिलेटिव 1 जनवरी 2009 के बाद जितने में उन्होंने टैक्स दिया उस टाइम पर वो जो हमने अभी बात किया, लेकिन 1 जनवरी 2009 से पहले जो रिलेटिव के प्रोविजन थे वही लगेंगे, क्योंकि उससे पहले रिलेटिव नॉन रिलेटिव में कोई फर्क था ही नहीं। यानी कि जो प्रीवियस ओनर की कॉस्ट थी वही मेरी कॉस्ट हो जाएगी। मान लो मेरे फ्रेंड के फादर ने मुझे कुछ गिफ्ट कर दिया, मेरे फ्रेंड ने मुझे कुछ गिफ्ट कर दिया, क्या वो मेरे रिलेटिव हैं? नो, आंसर इज नो। मेरे रिलेटिव की डेफिनेशन में वो नहीं आते, तो वो मेरी राइट वो मेरे रिलेटिव नहीं है। लेकिन उन्होंने 1 जनवरी 2009 से पहले मुझे गिफ्ट किया था, 1 जनवरी 2009 से पहले गिफ्ट किया था, तो उस केस में कोई भी अमाउंट मेरा टैक्सेबल नहीं हुआ होगा। तो जो मेरे फ्रेंड की या फ्रेंड के फादर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी वही मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी। ठीक है, क्लियर। तो यहां पर फ्रेंड्स ध्यान रखना जरूरी है कि गिफ्ट मिला कब था। अगर रिलेटिव को मिला है तो डेट देखने की जरूरत ही नहीं है, फिर डेट कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि रिलेटिव के केस में क्लियर है फ्रेंड्स कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्रीवियस ओनर की होगी। रिलेटिव के केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्रीवियस ओनर की कॉस्ट मानी जाएगी। नॉन रिलेटिव में पॉइंट आता है, नॉन रिलेटिव में 1 जनवरी 2009 से पहले कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, जो प्रीवियस ओनर की थी। 1 जनवरी 2009 या उसके बाद जितना उसने जब गिफ्ट मिला होगा तो गिफ्ट एज ए गिफ्ट कुछ अमाउंट टैक्सेबल हुआ होगा, तो जो अमाउंट टैक्सेबल हुआ ये वाला केस वही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, चलो जी एग्जांपल देख लो। मिस्टर रोहन परचेज्ड वन हाउस 1/7/2001, 1 जुलाई 2001 को उन्होंने एक घर खरीदा 2 लाख रुपए का रोहन ने, और गिफ्ट कर दिया अपने फ्रेंड को
1/10/2010 को व्हेन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वाज 20 लाख। 1/10/2010, 1/10/2010 1 जनवरी 2009 के बाद का केस है। 1 जनवरी 2009 के बाद का केस है, राइट। तो फ्रेंड्स व्हेन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वाज 20 lakhs एंड यतिन सोल्ड हिज हाउस ऑन 1/7/2025, जो उसका फ्रेंड है जिसे गिफ्ट मिला 1/10/2010 को, उसने 1 जुलाई 2025 को ये घर 1 करोड़ का बेच दिया। टैक्स लायबिलिटी निकालनी है यतिन की, यतिन की टैक्स लायबिलिटी निकालनी है। तो फ्रेंड्स यतिन की टैक्स लायबिलिटी निकालनी है। यतिन को 1 अक्टूबर 2010 को या जब ये गिफ्ट मिला होगा उस टाइम पर उसको टैक्स देना पड़ा होगा, नॉन रिलेटिव की डेफिनेशन में है। तो निकालो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितनी आएगी यतिन की? 1 करोड़, बेचा उसने 1 करोड़ का, राइट। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी बनेगी? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बनेगी 20 लाख, क्योंकि जब उसको आपने देखा था फ्रेंड्स गिफ्ट वाले केस में, अगर मेरे को कोई गिफ्ट मिलता है इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने ये मेंशन किया कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में कैसे गिफ्ट निकालते हैं। अगर वो 50,000 से ऊपर की है तो जो उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो एज ए गिफ्ट जिसको जो रिसीवर है उसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। तो यतिन को 20 लाख पे उस टाइम टैक्स देना पड़ा होगा, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 20 लाख थी तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 20 लाख बन जाएगी, राइट। 80 लाख पे वो टैक्स देगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 80 लाख आएगा, इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन 80 लाख, राउंड कर दिया 80 लाख को, राइट। और उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 का 9.5 लाख। उसकी फ्रेंड्स वर्किंग बनी हुई है, क्या वर्किंग? 23 जुलाई, हमेशा याद रखना है प्रॉपर्टी के केस में 23 जुलाई की डेट बिल्कुल नहीं भूलनी। ये मेरे को खरीदी कब, मतलब मेरे को मिली कब? 23 जुलाई 2024 से पहले। बेची कब? 23 जुलाई 2024 या उसके बाद। तो उस केस में फ्रेंड्स मुझे देखना है विद इंडेक्सेशन और विदाउट इंडेक्सेशन, दोनों देखने हैं। तो ये देखो नीचे वर्किंग ऑफ कैपिटल गेन विदाउट इंडेक्सेशन, उसमें सीधा सीधा 80 लाख और कोई इनकम दी नहीं है, इसलिए 80 लाख माइनस 4 लाख गेन, 80 लाख माइनस 4 लाख जो बेसिक एग्जेम्पशन है, बैलेंस पे मेरे को 12.5% टैक्स देना है। और फिर विद इंडेक्सेशन भी देख लिया, जो बेनिफिशियल होगा मेरे लिए उस पर मैं टैक्स दे दूंगा, राइट। तो कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 1 करोड़, 20 लाख जब मेरे को मिली प्रॉपर्टी उस साल का इंडेक्सेशन से डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है करंट ईयर 376, राइट। मेरे पास आ गया जी कितना? 45 लाख मेरी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मेरा ये बनेगा, गेन में से 4 लाख बेसिक एग्जेम्पशन माइनस होगी, एट द रेट 20% टैक्स लगेगा 10-19, पहले में 9.5, दूसरे में 10-19, 9.5 लाख रुपए मैं टैक्स दूंगा, 9.5 लाख रुपए मैं टैक्स दे दूंगा, राइट। और उसके ऊपर फ्रेंड्स आप सरचार्ज वगैरह सब लग के टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा, ये आप देख लेना, ठीक है। और ऑप्शन 2, ऑप्शन बी, इसमें कुछ ऑप्शन बी भी दिया हुआ है, देखो। अच्छा बी कह रहा है अज्यूम इज वॉज गिफ्टेड ऑन 1/10/2008, कह रहा है ये मान लो अगर गिफ्ट 1 जनवरी 2009 से पहले ही कर दिया गया, 1/10/2008 को गिफ्ट कर दिया गया और उस टाइम तक स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 18 लाख थी। तो अब फ्रेंड्स इस स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि उस टाइम पर 1 जनवरी 2009 से पहले गिफ्ट इन काइंड एग्जेम्प्ट होता था, यानी यतिन को इस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ा होगा। अब उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? प्रीवियस ओनर की, प्रीवियस ईयर मतलब उसके फ्रेंड की 2 लाख रुपए, ये उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बनेगी, राइट। और इंडेक्सेशन इस पर अप्लाई करेंगे जहां पर भी एप्लीकेबल होगा, देख लेते हैं वो भी। चलो 1 करोड़ 2 लाख रुपए जो उसके फ्रेंड की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी वही उसकी बनेगी 98 लैक्स। 98 लैक्स पर अब वर्किंग नीचे दी हुई है, टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा देख लो जी। टैक्स विदाउट इंडेक्सेशन 98 लैक्स माइनस 4 लाख बेसिक एग्जेम्पशन 12.5%, 11.75 यतिन टैक्स देगा। और दूसरा विद इंडेक्सेशन, विद इंडेक्सेशन में 1 करोड़ 2 लाख इंटू 100 मल्टीप्लाइड बाई 376, जिस साल में ट्रांसफर किया, राइट, मल्टीप्लाइड बाई जिस साल में यतिन ने उसके दोस्त ने खरीदी होगी। और अगर उसके दोस्त ने 2001-2002 से पहले खरीदी तो हमें 2001-2002 का इंडेक्सेशन लेना है 100, ये हम ऑलरेडी देख चुके, राइट। चलो जी ये मेरा आ गया। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 9248, 9248 पे 4 लाख रुपए हटाने के बाद 20% 1769 का मुझे टैक्स देना है, ठीक है। तो दोनों में कितना बनेगा? 1175 1769 विद इंडेक्सेशन, विदाउट इंडेक्सेशन इज बेनिफिशियल, तो विदाउट इंडेक्सेशन 1175 वो देगा टैक्स। और इसके ऊपर फ्रेंड्स सरचार्ज एजुकेशन सेस, और ये इसकी टैक्स लायबिलिटी ऐसे कैलकुलेट होगी, ठीक है जी। और ये बता देता हूं राजू, ये जो है वो नेक्स्ट ईयर के लिए ही है,
ये फाइनेंशियल ईयर 25-26 असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए है। मतलब जिसका भी एग्जाम अप्रैल 2026 के बाद ड्यू है, कोई भी आपका एग्जाम अप्रैल 2026 से लेकर मार्च 2027 के बीच में अगर आपका एग्जाम ड्यू है, ये पूरा बैच उन्हीं के लिए है। अगर आपको जनवरी 26 में एग्जाम देना है, अगर आपको अभी 2025 या 26 में एग्जाम देना है, मार्च 26 तक आपको कोई भी एग्जाम देना है, ये बैच आपके लिए नहीं है। ठीक है, उनके लिए ऑलरेडी मेरे चैनल पर पिछले बैच की रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। करीब 42 43 लेक्चर है, पूरी प्लेलिस्ट वहां पर पड़ी हुई है। उन लेक्चर्स की डिस्क्रिप्शन में आपको सारे नोट्स के सारे नोट्स के पीडीएफ भी मिल जाएंगे। उनको आप डाउनलोड करके प्रिंट भी निकाल सकते हो, वहां से आप ले सकते हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, गलत लेक्चर मत देखना। जो आपके अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल है वही देखना है। हर वीडियो को जब आप स्टार्ट करते हो तो हर थंबनेल में लिखा होता है कौन से असेसमेंट ईयर के लिए एप्लीकेबल है, राइट? तो वो बहुत केयरफुली देख लेना। ठीक है जी, चलो जी, गुड मॉर्निंग पायल, गुड मॉर्निंग। आगे बढ़ते हैं। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ अनलिस्टेड शेयर्स। ऑलरेडी फ्रेंड्स पढ़ चुके हैं, ये हम रिवीजन है हमारा दोबारा, राइट? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ अनलिस्टेड शेयर्स। अनलिस्टेड शेयर्स है फ्रेंड्स। अनलिस्टेड शेयर्स कौन से होते हैं? जिनकी स्टॉक एक्सचेंज में कोई लिस्टिंग ही नहीं है, जिनको स्टॉक एक्सचेंज में मैं ना खरीद सकता हूं ना बेच सकता हूं। नॉर्मली छोटी छोटी कंपनीज के मैंने शेयर खरीदे और मैंने उनको बेच दिया, उनकी बात हो रही है कि उनको बेचने पर, राइट, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कैसे निकलेगी? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, उनकी मार्केट में लिस्टिंग नहीं है, तो मैं जो मर्जी बोल दूं, मैं झूठ बोल दूं कि मैंने इतने में बेचे, तो क्या गवर्नमेंट मान लेगी? राइट? तो यहां पर फ्रेंड्स अनलिस्टेड शेयर्स की फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में मैनिपुलेशन के बहुत चांसेस होते हैं, क्योंकि उनकी कहीं लिस्टिंग ही नहीं है। तो रेट पता कैसे चलेगा कि एक्चुअल रेट कितना था? मैं जो मर्जी बोल दूं वही सही है, लेकिन नहीं। पढ़ लो फ्रेंड्स यहां पर क्या लिखा है। इन ऑर्डर टू एंश्योर द फुल वैल्यू फुल कंसिडरेशन इज नॉट अंडरस्टेटेड, मतलब आपने इसको अंडरस्टेट तो नहीं किया है, उसको इंश्योर करने के लिए इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ अनलिस्टेड शेयर्स अ न्यू सेक्शन 50 हैज बीन इंसर्टेड टू प्रोवाइड दैट वेयर द कंसिडरेशन रिसीव्ड or accruing as a result of transfer of capital asset being share of a company other than quoted share, other than quoted मतलब listed के अलावा वालों की बात हो रही है, is less than the fair market value। जो भी आपने प्राइस बताया जी मैंने इतने का बेचा, वो आपका जो सेल प्राइस है अगर वो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू से कम है, तो फेयर मार्केट वैल्यू को ही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा। फेयर मार्केट वैल्यू को ही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा। आप जो शेयर सेल करते हो, आप बोलते हो जी मेरा तो सेल प्राइस है कितना, 50 रुपए का, मैंने शेयर को 50 में बेचा, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 100 रुपए है। वो कह रहे हैं जी अगर आपने बेचा और ये अनलिस्टेड है, क्योंकि लिस्टेड में कोई इशू नहीं होता, लिस्टेड में तो सब कुछ रिकॉर्डेड होता है। आप स्टॉक एक्सचेंज में सेल करते हो, वहीं से खरीदते हो, वहीं बेचते हो, सब ट्रांसपेरेंट होता है। 1 रुपए की बेईमानी पॉसिबल नहीं है। यहां बेईमानियां होती हैं कि मैं बोल रहा हूं जी मैंने बेचा 50 रुपए का, बाकी 50 कैश में पकड़ लिए कि भाई दिखाएंगे नहीं, टैक्स देना पड़ेगा, बट उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 100 रुपए है। तो वो कह रहे हैं जी जो फेयर मार्केट वैल्यू है वही मानी जाएगी। आपने बोला जी मैंने सेल किया 110 रुपए का, फेयर मार्केट वैल्यू 100 रुपए है, तो ठीक है आप सही बोल रहे हो, 110 का ही बिका है, तो उस केस में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 110। फेयर मार्केट वैल्यू आपके प्राइस से, जो आप बोल रहे हो उससे अगर ज्यादा है, तो फिर फेयर मार्केट वैल्यू को पकड़ेंगे, अदरवाइज किसको पकड़ेंगे? सेल प्राइस। तो मोटा मोटा हम ये कह सकते हैं कि सेल प्राइस और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर, इट विल बी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। बस खत्म। और आगे इसमें जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि फेयर मार्केट वैल्यू कैलकुलेट कैसे होगी। तो लिखा हुआ है कि वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए आपको दिमाग नहीं लगाना उसके ऊपर। फेयर मार्केट वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी वो कह रहे हैं आपका दिमाग ही नहीं लगाना। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आया तो आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि जी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है, उसने बेचा कितने का, क्योंकि अनकोटेड शेयर है, अनकोटेड शेयर की फेयर मार्केट वैल्यू कैसे निकालोगे? कोई तरीका नहीं है, उसके अलग मेथड है फ्रेंड्स, उसके अलग मेथड है। ये रूल 11UA, इसमें मेथड लिखे हैं कैसे होगी कैलकुलेशन, उस पर आपको कुछ नहीं करना, भूल जाओ, इस पूरे पार्ट को भूल जाओ। ये मैंने केवल आपकी इंफॉर्मेशन के लिए लिखा है, आप केवल इतना याद रखना,
अनकोटेड शेयर सेल किए, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगी, एक्चुअल सेल प्राइस एंड फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर। बस खत्म हो गया ये सेक्शन, ठीक है। देन कैपिटल गेन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स बाय अ कंपनी ऑन लिक्विडेशन, बाय अ कंपनी ऑन लिक्विडेशन। लिक्विडेशन पे कंपनी शेयर सेल करती है, लिक्विडेशन पे कंपनी एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट करती है। लिक्विडेशन कब होता है, कंपनी बंद हो रही है, कंपनी बंद हो रही है। एक एग्जांपल ले लेते हैं फ्रेंड्स, एक कंपनी है, राइट, एबीसी कंपनी है, इसके मल्टीपल शेयर होल्डर होंगे, इसमें से एक शेयर है मिस्टर ए, शेयर होल्डर है मिस्टर ए। इनके पास शेयर्स हैं कितने के, 1 लाख रुपए के, 1 लाख रुपए के शेयर्स हैं। ये कंपनी बंद हो रही है, इस कंपनी ने उठा के अपनी एसेट्स इस बंदे को दे दी, इससे बोला जी पैसे वैसे कुछ नहीं है हम पे, एसेट्स है, एसेट्स ले जाओ, कंपनी का सोफा है ले जाओ उखाड़ के, टीवी उतार के ले जाओ, फ्रिज उठा के ले जाओ, वॉशिंग मशीन, कंपनी के एम्प्लॉइज आके कपड़े धोते थे वो भी तुम ले जाओ, ठीक है। तो कंपनी ने अपनी एसेट्स बांट दी। कंपनी ने जो भी एसेट्स थी, चाहे वो कैश में थी, इक्विवेलेंट टू कैश थी, या कोई और एसेट थी, कंपनी ने लिक्विडेशन पे बांट दी। लिक्विडेशन पे तो सब कुछ बढ़ जाता है, राइट, बांट दिया। इस बंदे को, मिस्टर ए को भी कुछ मिला, 1 लाख रुपए के शेयर्स के बदले में। इसको मिला जी, मान लो टोटल जो मिला इसको वो 1.5 लाख का सामान मिल गया, कैश और वो सब मिला के 1.5 लाख का सामान मिल गया, टोटल 1.5 लाख रुपया इसको मिल गया। पॉइंट आता है जी, पहली चीज, लिक्विडेशन के टाइम पे कंपनी इसको जब देती है ये 1.5 लाख का सामान, तो क्या कंपनी के हाथ में कैपिटल गेन माना जाएगा? कंपनी ने 1.5 लाख की एसेट मिस्टर ए को दी, तो क्या कंपनी के हाथ में कोई कैपिटल गेन होगा? आंसर इज नो, कंपनी के हाथ में कोई कैपिटल गेन नहीं है। तो जब कंपनी का अगर क्वेश्चन आया आपके पास कि लिक्विडेशन के टाइम पे कंपनी ने एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, तो देयर इज नो ट्रांसफर। एक पॉइंट तो इसके अंदर ये था। दूसरा पॉइंट, मिस्टर ए जिनके पास 1 लाख रुपए के शेयर थे, उनको 1 लाख रुपए के शेयर के बदले, 1 लाख के शेयर तो खत्म, अब कंपनी लिक्विडेट हो गई, तो 1 लाख के शेयर तो खत्म, इसकी वैल्यू तो खत्म, बदले में इनको 1.5 लाख रुपए के आइटम मिल गए, 1.5 लाख रुपया एक तरह से मिल गया। तो क्या ये ट्रांसफर माना जाएगा? यस, इट इज ट्रांसफर, कि 1 लाख के शेयर इन्होंने ट्रांसफर किए और बदले में 1.5 लाख की एसेट या कैश जो भी इनको मिल गया, ठीक है। तो कंपनी के हाथ में कुछ नहीं होगा, एम्प्लॉय के हाथ, एम्प्लॉय बोल रहा हूं, शेयर होल्डर के हाथ में, शेयर होल्डर के हाथ में वैल्यू टैक्सेबल होगी, ट्रांसफर माना जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर। अब एक चीज और बताता हूं, एक याद करो फ्रेंड, सेक्शन हमने पढ़ा था सेक्शन 222C, एक सेक्शन 222C डीम्ड डिविडेंड का अदर सोर्सेज में पढ़ा था, डीम्ड डिविडेंड, कि डीम्ड डिविडेंड, हम डीम्ड डिविडेंड, नॉर्मली डिविडेंड क्या होता है, कंपनी के मेरे पास शेयर है, कंपनी ने कुछ प्रॉफिट मुझे उन शेयर्स में दिया, शेयर्स में जितना मेरा शेयर था उतना मेरे को प्रॉफिट दे दिया कंपनी ने, हर शेयर पे कंपनी ने 2 रुपए बांटा तो 2 रुपए मुझे मिल गया, तो ये मेरा क्या है, डिविडेंड। लेकिन हमने फ्रेंड्स अदर सोर्सेज में पढ़ा था सेक्शन 222, याद करना, 222 ABCDEF 6 पार्ट थे उसके अंदर, उसमें 222C लिक्विडेशन की बात करता था कि अगर कंपनी ने लिक्विडेशन पे मुझे कोई एसेट दी, लिक्विडेशन पे मुझे कुछ डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वो मेरा डीम डिविडेंड माना जाएगा। टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, इस प्रोविजन को यहां पे भूल मत जाना, क्योंकि ये पैसा मिला है ये लिक्विडेशन पे मिला है, ये उसी सेक्शन से रिलेटेड है। तो इस 1.5 लाख रुपए में जो भी पैसा टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है वो डीम डिविडेंड माना जाएगा अंडर सेक्शन 222C। क्लियर है ये पॉइंट, राइट। तो अदर सोर्सेज अगर नहीं किया है तो ये बात समझ में नहीं आएगी, रिवीजन अगर उसका नहीं किया है टाइम से तो ये बात समझ में नहीं आएगी, इसीलिए बोलता हूं साथ साथ रिवीजन जरूर करना, पिछले चैप्टर को साथ साथ थोड़ा थोड़ा देखना, क्योंकि फ्रेंड्स बड़े कनेक्शन बनते हैं और एक छोटी सी गलती मेरे पूरे क्वेश्चन को खराब कर देती है, राइट। तो 222C का डीम डिविडेंड कितना माना जाएगा, जो भी होगा। अब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट सपोज इस 1.5 लाख में से, 1.5 लाख में से 25,000 जो थे वो आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स थे और 1.25 lakhs बैलेंस दूसरा अमाउंट था, तो ये 25,000 क्या होगा, ये 25,000 222C के अंदर डीम डिविडेंड माना जाएगा। तो ये 25,000 तो मेरा डिविडेंड हो गया, 25,000 तो मेरे को डिविडेंड मिला, हमने एज्यूम कर लिया, राइट। 222C बोल रहा है, तो बैलेंस जो पैसा मिला 1.5 लाख में से 1.25 लाख
वो 1.25 मेरा क्या होगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। मेरी फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन बनेगी 1,25,000 और इसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मेरी होगी, मेरे शेयर्स का प्राइस 1 लाख और मेरा कैपिटल गेन आएगा 25,000 रुपए का। राइट, ये फ्रेंड्स इसके अंदर बनेगा। मतलब जो मेरा प्रॉफिट तो 50,000 का हुआ है, तो 50 के ब्रेकअप क्या है, 50 का ये ब्रेकअप है कि पहले इसमें से 1.5 लाख में से डीम डिविडेंड को अलग करो 222C वाले को। ये याद रखना है फ्रेंड्स, राइट, ये याद रखना है। 222C साथ में भूलना नहीं है, लिक्विडेशन पे अगर कंपनी से कुछ पैसा मुझे मिलता है तो। ठीक है जी, चलो अब पढ़ लेते हैं। आई होप क्लियर होगा। रिवीजन एक बार रिवाइज कर देता हूं, एक बार दोबारा बता देता हूं ये वाला पॉइंट। राइट, डीम डिविडेंड के अंदर हमने फ्रेंड्स 222C पढ़ा था, जहां पे हमने पढ़ा, अगर याद नहीं आ रहा हो तो उस सेक्शन को एक बार देख लेना। सेक्शन 222 आपको अदर सोर्सेज में मिल जाएगा। डीम डिविडेंड 6 पार्ट, जिसके अंदर एक पार्ट था थर्ड पार्ट 222C। लिक्विडेशन पे अगर कंपनी से मुझे कुछ पैसा मिलता है, शेयर होल्डर को कुछ पैसा मिलता है, तो उसमें अगर टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो मुझे मिलेगा वो मेरा डीम डिविडेंड माना जाएगा। तो जो मेरा डिविडेंड मान लिया गया वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा, तो ये 25,000 मेरा कहां चला जाएगा, अदर सोर्सेज। और कैपिटल गेन में कितना आएगा, ये 25,000। कैसे, इस 50 1.5 लाख में से 25,000 डीम डिविडेंड, 1.25 शेयर्स के बदले, तो 1.25 शेयर्स के बदले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 1.25 माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1 लाख। राइट, तो मेरी कैपिटल गेन मेरा जो आएगा वो 25,000, अदर सोर्सेज में 25,000 और मेरा कैपिटल गेन 25,000। तो मेरी ये दोनों मिला के ग्रॉस टोटल इनकम GTI 50,000। और इस फिर इसके आगे के जो प्रोविजन है वो चलते रहेंगे। ठीक है, चलो जी। तो जो फ्रेंड्स था पूरा मैंने बता दिया। कैपिटल गेन ऑन लिक्विडेशन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट बाय कंपनी ऑन लिक्विडेशन, सेक्शन 46। नो कैपिटल गेन फॉर दी कंपनी। जैसा मैंने बताया, कंपनी के हाथ में कोई कैपिटल गेन नहीं आएगा। ये नहीं बोलेंगे कंपनी ने एसेट दी तो वो एसेट कंपनी ने ट्रांसफर की तो कंपनी के हाथ में कैपिटल गेन निकालो, नहीं, कंपनी के हाथ में कोई कैपिटल गेन नहीं निकालना। इन दी हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर, शेयर होल्डर्स के हाथ में डिस्ट्रीब्यूशन कंसीडर्ड एज डीम्ड ट्रांसफर। राइट, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट इज ट्रीटेड एज डीम्ड ट्रांसफर ऑफ शेयर होल्डर्स इन्वेस्टमेंट। शेयर होल्डर्स के जो शेयर्स थे उनको हम मान लेंगे उसने ट्रांसफर कर दिए और बदले में उसको एसेट मिल गई। ये वाला पार्ट लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया, पढ़ लेना इसको आप। कंपुटेशन ऑफ कैपिटल गेन, कैपिटल गेन आर कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द लिक्विडेशन टू द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। जो भी पैसा लिक्विडेशन पे मिला उसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को माइनस करो, साथ में उसमें 222C का डिविडेंड है वो भी माइनस करो। राइट, तो कैसे निकालेंगे, मेरे एग्जांपल में फॉर्मूला टू कैलकुलेट कैपिटल गेन, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन क्या होगा, मनी फेयर मार्केट वैल्यू एसेट रिसीव्ड, मेरे केस में ये कितनी थी 150K, 1.5 लाख, माइनस डीम डिविडेंड, मेरे केस में 25,000, इसको माइनस करो, माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मेरे केस में 100K, 1 लाख, इसको माइनस करो। तो कैपिटल गेन कितना आएगा, 1.5 लाख माइनस 25 माइनस 1 लाख, 25,000। यही हमने अभी अभी अपने एग्जांपल में निकाला। ठीक है, इफ एसेट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन हैज बीन सोल्ड बाय शेयर होल्डर सब्सिक्वेंटली, इट्स cost of acquisition shall be the amount for which the shareholder has received the asset from the company and capital gain shall be computed accordingly। वो कह रहा है ये 1.5 लाख रुपए की जो एसेट थी वो इसने फर्दर फिर बेच दी। जो 1.5 लाख की इसको एसेट मिली थी इसने बेच दी उसको, मान लो 2 लाख रुपए में बेच दिया 200K। तो अब कैसे निकलेगा, कह रहा है बस 200 इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो होगी वो जितने में इसको मिली थी 150। सिंपल है, इसमें कोई लॉजिकल है बिल्कुल, इसके अंदर नहीं भी लिखते तब भी यही था। राइट, कि मैंने पहले अपनी इस एसेट मेरे को मिली कितने की, मेरे को 150 लाख 150K 1.5 लाख रुपए में मुझे मिली ना। तो जब मेरे को एसेट 1.5 लाख रुपए में मिली है तो मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1.5 लाख ही होगी। राइट, तो ये 1.5 लाख रुपए मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बनेगी अगर मैं इस एसेट को फर्दर फिर सेल कर देता हूं, और 50K का इस दूसरी एसेट के ऊपर मेरा गेन आ जाएगा। राइट, चलो जी, ये फ्रेंड्स एग्जांपल बिल्कुल वैसे ही है जैसा मैंने आपको करवाया था, आप देख लेना इसको, मेरे को पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। कैपिटल गेन इन केस ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स। अब एक और आ गया डीम डिविडेंड का केस, बायबैक ऑफ शेयर्स, सेक्शन 222F, वो जो मैंने बताया 222 फैमिली, 222 फैमिली के 6 सेक्शन, 222A, B, C, D, E और एक फिर 6th जो है F जो है पिछले F अभी 1-2 साल पहले ऐड हुआ है इसके अंदर। राइट, रिसेंटली ऐड हुआ है F।
एफ पुराना नहीं है, एफ तो नया सेक्शन है। अब पढ़ो, एफ के साथ सोचेंगे। एफ पहले बता देता हूं उसमें क्या लिखा था। 222 एफ के अंदर लिखा हुआ था, 222 एफ में लिखा हुआ था कि अगर कंपनी अपने शेयर्स को बायबैक करती है, अपने शेयर्स को बायबैक करती है, और वो डोमेस्टिक कंपनी है, कोई डोमेस्टिक कंपनी अपने शेयर्स को बायबैक करती है, तो उस केस में कंपनी बायबैक करने के बदले, बायबैक मतलब एक कंपनी ने शेयर इशू किए, मेरे को सपोज 1 लाख रुपए के, मेरे पास 1 लाख के कंपनी के शेयर है, कंपनी ने मुझे बोला कि हम अपने शेयर वापस खरीद रहे हैं, तो मैं उन्हें 1 लाख के शेयर अपने वापस कर दूंगा। बदले में कंपनी ने मुझे 1 लाख रुपए के शेयर के बदले 1.25 लाख रुपया दे दिया। इट इज बायबैक ऑफ शेयर। तो मुझे जो 1.25 लाख रुपया मिला उसका क्या ट्रीटमेंट होगा? वो 222 एफ में लिखा हुआ है डीम डिविडेंड, कि जितना भी मुझे अमाउंट मिलेगा एंटायर अमाउंट विल बी कंसीडर्ड एज अ डीम डिविडेंड। पूरा का पूरा अमाउंट फ्रेंड्स मेरे हाथ में डीम डिविडेंड अंडर द हेड अदर सोर्सेस टैक्सेबल हो जाएगा। किस केस में? डोमेस्टिक कंपनी के केस में। अब इस सेक्शन को पढ़ते हैं इस रेफरेंस के साथ, इतना ध्यान रखते हुए माइंड में इस सेक्शन को पढ़ेंगे। कैपिटल गेन इन केस ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स, सेक्शन 46A, इन केस ऑफ शेयर ऑफ ए कंपनी अदर देन डोमेस्टिक कंपनी। जो वो याद रखना है, वो डोमेस्टिक कंपनी पे अप्लाई होता है, अदर देन डोमेस्टिक पे अप्लाई नहीं होता। तो अदर देन डोमेस्टिक कौन सी? फॉरेन कंपनी की बात हो रही है। उस केस में बोल रहा है एनी कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय होल्डर ऑफ शेयर्स ऑफ ए कंपनी अदर देन ए डोमेस्टिक कंपनी फ्रॉम एनी कंपनी ऑन परचेज ऑफ इट्स शेयर्स or specified securities is chargeable to tax in the hands of holder. The difference between cost of acquisition and value of consideration received by holder is chargeable to tax as capital gain. The computation of capital gain shall be made in accordance with the provision of section 48. Section 48 सिंपल, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन निकालो और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जैसे अभी तक सीखा, कह रहा है वही लगेगा, जो आपने अभी तक सीखा है वही लगेगा। अभी 222F यहां नहीं अप्लाई हो रहा क्योंकि 222F डोमेस्टिक पे अप्लाई होता है, ठीक है? तो अभी भूल जाओ। तो यहां पर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, जो कंपनी आपको पैसा दे रही है, मान लो अदर देन फॉरेन, मान लो फॉरेन कंपनी ने मेरे पास 1 लाख रुपए के शेयर थे, 1.25 लाख मुझे दे दिया उसके बदले, तो मेरी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 125 और मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 100, 25,000 जो बनेगा मेरा टैक्सेबल बनेगा कैपिटल गेन, राइट? इतना क्लियर? अब मान लो ये डोमेस्टिक कंपनी होती, डोमेस्टिक कंपनी होती तो कह रहा है डोमेस्टिक कंपनी के केस में जितना भी अमाउंट है वो पूरा का पूरा मेरे हाथ में क्या बनेगा? डीम डिविडेंड। डीम डिविडेंड पढ़ लो। इन केस ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स वेदर लिस्टेड और अनलिस्टेड बाय डोमेस्टिक कंपनी, द सम पेड बाय डोमेस्टिक कंपनी फॉर परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर वुड बी ट्रीटेड एज डिविडेंड एज पर सेक्शन 222F एंड taxable under the head income from other sources. In the hands of shareholder, no deduction for expense would be available against such dividend income. अब एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और उसका सॉल्यूशन अगली लाइन में लिखा है बट मैंने अभी पढ़ा नहीं है। पहले प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। एक डोमेस्टिक कंपनी है, उसके मेरे पास शेयर्स थे 10 लाख रुपए के, 10 लाख रुपए के शेयर उसने बायबैक कर लिए और बदले में मुझे 12 लाख रुपया दे दिया, बदले में मुझे 12 लाख रुपया दे दिया, राइट? तो इस 12 लाख रुपए का मैं क्या करूंगा? अब ये 12 लाख रुपए मेरे अदर सोर्सेज में सेक्शन 222 राइट एफ में क्या बनेगा? डीम्ड डिविडेंड। तो 12 लाख रुपए का मेरा डीम्ड डिविडेंड हो गया, कहां पर? अदर सोर्सेज। व्हाट अबाउट कैपिटल गेन? व्हाट अबाउट कैपिटल गेन? इस 10 लाख रुपए की जो मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, ये 10 लाख रुपए में मैंने शेयर खरीदे थे, कैपिटल गेन में क्या होगा? ये तो बेचारा अकेला रह गया। 12 लाख कायदे में तो 12 लाख माइनस 10 लाख 2 लाख का कैपिटल गेन आना चाहिए था, लेकिन मैंने बोल दिया जी 12 लाख अदर सोर्सेस। तो इस 10 लाख का अब क्या करूं? इस 10 लाख का तो कुछ होना ही नहीं, शेयर्स गए खत्म, जो मिला डीम डिविडेंड। अब इस 10 लाख का क्या करना है? कैपिटल गेन में क्या होगा फ्रेंड्स? अब देखो, ये ऑलरेडी बता चुका हूं, मुझे याद है। कैपिटल गेन में आपकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगी? जो भी पैसा मिला वो तो डीम डिविडेंड, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन निल, कुछ नहीं मिला, शेयर्स के बदले कुछ नहीं मिला। आप ये बोलोगे जी शेयर्स के बदले कुछ नहीं मिला, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपकी कितनी होगी? 10 लाख, जितने में खरीदे थे वो 10 लाख, तो आपका यहां पर फ्रेंड्स क्या आएगा? कैपिटल लॉस। कितने का? 10 लाख का। 10 लाख रुपए का लॉस आएगा और इस लॉस को सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के प्रोविजंस के हिसाब से मैं सेट ऑफ कर सकता हूं।
अगर इस साल में सेट ऑफ नहीं हो पाया तो फ्यूचर ईयर में कैरी फॉरवर्ड कर लूंगा। क्लियर है? डोमेस्टिक कंपनी के केस में कंपनी अगर बायबैक करती है, डोमेस्टिक कंपनी के अदर देन डोमेस्टिक कंपनी तो भूल जाना, अदर देन डोमेस्टिक कंपनी तो जैसा अभी तक पूरे कैपिटल गेन चैप्टर में पढ़ा वैसा ही करना है, कोई दिक्कत नहीं है। डोमेस्टिक कंपनी के केस में अगर कोई कंपनी अपने शेयर्स को बायबैक करती है तो पूरा का पूरा अमाउंट डीम्ड डिविडेंड, पूरा का पूरा अमाउंट आपका कहां पर जाएगा? पूरा का पूरा अमाउंट जाएगा फ्रेंड्स अदर सोर्सेज में, सेक्शन 222F, टैक्सेबल। ठीक है? और कैपिटल गेन में जो भी आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी वो पूरा का पूरा कैपिटल लॉस बन जाएगा। ठीक है जी, चलो पढ़ लेते हैं अगली लाइन। देखो यही लिखा हुआ है, कॉन्सिक्वेंटली एज पर सेक्शन 46A वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय शेयर होल्डर ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स बाय डोमेस्टिक कंपनी वुड बी निल। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगी? निल। द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय द शेयर होल्डर विल रिजल्ट इनटू कैपिटल लॉस, और इसकी वजह से आपका कैपिटल का लॉस आएगा। द सेम कैन बी सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड एज पर द एप्लीकेबल सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। इफ इट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, अब ये आगे लिखा हुआ है सेट ऑफ के प्रोविजन, ये ऑलरेडी पढ़े हुए हैं हमने। अगर ये लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, इट कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट लॉन्ग टर्म। इफ इट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, इट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म बोथ। लॉन्ग टर्म केवल लॉन्ग टर्म से होता है, शॉर्ट टर्म अगर लॉस आया तो वो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म से भी सेट ऑफ हो सकता है, लॉन्ग टर्म से भी हो सकता है। लेकिन कैपिटल गेन में, कैपिटल गेन के अगर कैपिटल गेन के हेड में कोई लॉस आ जाता है, वो किसी और हेड से सेट ऑफ नहीं हो सकता। 8 साल तक इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। कैरी फॉरवर्ड करने के बाद भी फ्यूचर में अगर कोई इनकम आती है और लॉन्ग टर्म लॉस था तो वो लॉन्ग टर्म गेन से सेट ऑफ हो जाएगा, शॉर्ट टर्म लॉस था तो वो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म किसी से भी हो जाएगा। ठीक है, चलो जी। यहां पर फ्रेंड्स एक चार्ट के थ्रू भी दिखाया हुआ है वही सेम कि बायबैक किया है, राइट। अदर देन डोमेस्टिक कंपनी, अदर देन डोमेस्टिक कंपनी नॉर्मल प्रोविजन, अगर डोमेस्टिक कंपनी है तो वो डीम डिविडेंड, और यहां पर उसने बताया कैपिटल लॉस निकलेगा। इसको आप पढ़ लेना एक बार, ये देख लेना, एक चार्ट की तरह एक बना के दिखा दिया है। चलो जी, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन इन केस ऑफ स्लंप सेल। स्लंप सेल क्या होती है? स्लंप सेल समझ लो, सेक्शन 50B। स्लंप सेल है फ्रेंड्स, मेरा एक बहुत बड़ा बिजनेस है, इस बिजनेस के 3 यूनिट है, यूनिट ए, यूनिट बी, यूनिट सी, 3 यूनिट है, पूरा एक बिजनेस है। मैं प्रोपराइटर, चाहे मैं कंपनी या मैं जो मर्जी, मेरा एक बहुत बड़ा बिजनेस, इस बिजनेस के 3 यूनिट, यूनिट ए, यूनिट बी, यूनिट सी, मैंने उठा के पूरा का पूरा यूनिट बेच दिया। इस यूनिट में मल्टीपल एसेट्स थी, मैंने इंडिविजुअल एसेट्स को नहीं बेचा, मैंने ये नहीं बोला एक एक एसेट बेचूंगा, नहीं, मैंने बोला जी मैं पूरा का पूरा यूनिट ही बेच दूंगा। मैंने पूरा का पूरा यूनिट बेच दिया, इट इज कॉल्ड स्लंप सेल। स्लंप सेल में क्या होता है? आप पूरा का पूरा यूनिट एक साथ बेच देते हो, इंडिविजुअल एसेट्स की वैल्यूएशन अलग अलग करते ही नहीं, इंडिविजुअल एसेट्स की अलग अलग आप वैल्यू निकालते ही नहीं, आप बोलते हो जी मैं तो पूरा का पूरा बेचूंगा, स्लंप सेल। ठीक है, तो स्लंप सेल के केस में कैपिटल गेन कैसे निकलेगा? अब कैपिटल गेन का तरीका बताया गया। स्लंप सेल रेफर टू ट्रांसफर ऑफ यूनिट और डिवीजन फॉर ए लमसम कंसिडरेशन, पूरा यूनिट या डिवीजन ट्रांसफर कर देते हैं, सेल कर देते हैं। इन सच केस कंसिडरेशन ऑफ कैपिटल गेन शैल बी डन फॉर द एंटायर यूनिट इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल एसेट्स। तो वो कह रहा है वो पूरे यूनिट का कैपिटल गेन एक साथ निकलेगा, हर एसेट का अलग अलग नहीं निकालना। और तरीका बताया उन्होंने, मेथड देखो ये लगेगा। कैपिटल गेन कैलकुलेशन ऐसे होगी, नेटवर्थ ऑफ द यूनिट ऑन द डेट ऑफ सेल, जिस दिन सेल किया है ना उस दिन उसकी नेटवर्थ निकाल लो। नेटवर्थ मतलब आप उस दिन उसकी बैलेंस शीट बनाओ, जिस दिन आप सेल कर रहे हो ना उस यूनिट की अलग से एक बैलेंस शीट बना दो कि उस यूनिट की कितनी एसेट्स, उस यूनिट की कितनी लायबिलिटीज, एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस कर दो तो नेटवर्थ आ जाएगी। ये नेटवर्थ निकाल लो आप, राइट। तो कह रहा है जी नेटवर्थ ऑफ द यूनिट शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, जो आपको उस यूनिट के बदले मिला उसमें से उस नेटवर्थ को माइनस कर दो। वो नेटवर्थ जो होगी वो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी, राइट। तो मैंने एक यूनिट को बेचा जी मान लो 10 करोड़ में और मेरी नेटवर्थ निकल के आई 8 करोड़ की, तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा? 2 करोड़ का। ये मेरी क्या है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। डिपेंड करेगा ये शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म, ये डिपेंड करेगा, लेकिन ये मेरा कैपिटल गेन आ गया। 10 करोड़ मेरे को पैसा मिला, मैंने नेटवर्थ निकाली 8 करोड़, 2 करोड़ का मेरा कैपिटल गेन आ गया।
राइट। एनी एक्सपेंस इनकर्ड इन कनेक्शन विद ट्रांसफर शैल ऑल्सो बी डिडक्टेड। कह रहा है ट्रांसफर के से रिलेटेड आपने कोई खर्चे किए, मान लो 10 करोड़ मेरे को मिला, 8 करोड़ रुपया फ्रेंड्स मेरे नेटवर्थ, इसको ट्रांसफर कराने में 50 लाख रुपया और लग गया, ट्रांसफर के बहुत सारे खर्चे हुए, 50 लाख और लग गया, तो कह रहा है ये 0.5 करोड़ ये भी खर्चा क्लेम कर लो। तो मेरा प्रॉफिट कितना बनेगा, 1.5 करोड़ का, 1.5 करोड़ का मेरा खर्चा बनेगा, गेन बनेगा। ठीक है। इंडेक्सेशन इज नॉट एप्लीकेबल, इंडेक्सेशन एप्लीकेबल नहीं है इफ यूनिट इज सोल्ड। अच्छा, इंडेक्सेशन क्यों एप्लीकेबल नहीं है, सोचो, देखो लॉजिकल है, कुछ चीजें बड़ी लॉजिकल होती है। इंडेक्सेशन इसलिए एप्लीकेबल नहीं है फ्रेंड्स, देखो एसेट के ऊपर ऑलरेडी आपको डेप्रिसिएशन अलाउड हो चुका है, ये डेप्रिशिएबल एसेट है, जितनी भी डेप्रिशिएबल एसेट, राइट। आप याद होगा डेप्रिशिएबल एसेट के केस में हमने कैपिटल गेन कैलकुलेट किया था, तो उसमें हमने क्या किया था, डेप्रिशिएबल एसेट के केस में हमने जो पैसा आया माइनस बिगिनिंग ऑफ द ईयर उसकी जो WDV थी उसको माइनस किया था, और सिंपल फिर मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गया था। वहां पर हमने बोला था शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लेकिन यहां पर ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कोई भी हो सकता है, बट एसेट मेरी ये डेप्रिशिएबल है, एसेट मेरी ये डेप्रिशिएबल है, राइट। उस लॉजिक से यहां पर इन्होंने उसको इंडेक्सेशन अप्लाई नहीं किया। चलो जी, इफ यूनिट इज सोल्ड विद इन 3 years द कैपिटल गेन इज क्लासिफाइड शॉर्ट टर्म, अदरवाइज इट इज क्लासिफाइड एज लॉन्ग टर्म। अगर यूनिट को आपने 3 साल तक रखा है तो शॉर्ट टर्म, 3 साल के बाद बेचा तो लॉन्ग टर्म। ठीक है जी, यानी कि यूनिट जब मैंने बनाई, यूनिट स्टार्ट की, तब से देख लो कितने साल हो गए जब आप बेच रहे हो, 3 साल के अंदर अंदर बेच दिया तो शॉर्ट टर्म, 3 साल के बाद बेचा तो लॉन्ग टर्म। ठीक है। डेफिनेशन ऑफ नेटवर्थ, नेटवर्थ की डेफिनेशन जो मैंने बताया वही लिखी हुई है। द नेटवर्थ एज डिफाइंड एज द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स, सारी एसेट्स की टोटल वैल्यू निकाल लो, बैलेंस शीट ऑफ द अंडरटेकिंग और डिवीजन रिड्यूस्ड बाय द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज ऑफ दैट यूनिट ऑफ सच अंडरटेकिंग और डिवीजन एज रिफ्लेक्टेड इन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो भी उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से वैल्यू है वो निकाल लो। तो अभी जो मैंने बोला उस डेट की बैलेंस शीट बना लो, वही चीज है फ्रेंड्स, उस डेट की बैलेंस शीट बना लो और बैलेंस शीट के हिसाब से जो सारी एसेट्स हैं माइनस उसमें से सारी लायबिलिटीज, जो बैलेंस आया वो मेरा कैपिटल गेन, सॉरी वो मेरी नॉट नेटवर्थ, ये मेरी नेटवर्थ, नेटवर्थ मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी। ठीक है। फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ नेटवर्थ द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ टोटल एसेट शैल बी एज फॉलो। अब थोड़ा मेथड बताया गया है कि टोटल एसेट्स की वैल्यू कैसे कैसे लेनी है, कैसे कैसे लेनी है। फॉर डेप्रिशिएबल एसेट, अगर एसेट्स आपकी डेप्रिशिएबल है तो कह रहा है दी रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द ब्लॉक ऑफ एसेट, रिटन डाउन वैल्यू ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट, जो भी उसकी WDV होगी, रिटन डाउन वैल्यू होगी, वो ले लो, वही होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। द गुडविल ऑफ द बिजनेस और प्रोफेशन दैट हैज नॉट बीन एक्वायर्ड बाय द SSE थ्रू परचेज फ्रॉम ए प्रीवियस ओनर, वो कह रहा है कोई गुडविल भी आपकी बुक्स में है जो कि आपने खरीदी नहीं थी, आपने जनरेट की है, खुद ही सेल्फ जनरेटेड होती है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल कौन सी होती है जी, मैंने बोला जी मेरी तो 1 करोड़ की गुडविल हो गई मार्केट में, तो मैंने बुक्स के अंदर 1 करोड़ की गुडविल जनरेट कर ली। क्या मैंने खरीदी थी? नहीं। क्या मैंने उस गुडविल के बदले कुछ पेमेंट किया था? नहीं। एक होती है एक्वायर्ड गुडविल। एक्वायर्ड गुडविल फ्रेंड्स कौन सी होती है, मैं एक बिजनेस खरीदता हूं, मैंने एक बिजनेस खरीदा, उस बिजनेस की वैल्यू 10 करोड़, वो बंदा मेरे से 10 करोड़ की जगह कहता है 20 करोड़ लूंगा। मैंने उसको बोला जी 20 करोड़ क्यों, तुम्हारी बिजनेस की वैल्यू तो 10 ही करोड़ है। कह रहा 10 करोड़ बिजनेस की वैल्यू, 10 करोड़ गुडविल, मेरी मार्केट में गुडविल बहुत है इस बिजनेस की, जब तुम माल बेचोगे ना इस कंपनी का तो भाग के बिकेगा, लोग इस बिजनेस पर ट्रस्ट करते हैं, इस ब्रांड पर ट्रस्ट करते हैं जो मैं तुम्हें बेच रहा हूं, तो उसके नाम का 10 करोड़, मैंने उसको 20 करोड़ दे दिया, तो 10 करोड़ तो बिजनेस का दिया और 10 करोड़ उस बिजनेस की गुडविल का दिया। ये 10 करोड़ जो मैंने दिया ये है एक्वायर्ड गुडविल, जो गुडविल मैंने खरीदी हुई है। और एक होती है सेल्फ जनरेटेड, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि खरीदी वरीदी कुछ नहीं, खुद ही जनरेट कर लिया, खुद ही मान लिया कि मेरी इतनी गुडविल है। ठीक है, तो अगर सेल्फ एक्वायर्ड नहीं, अगर वो एक्वायर्ड नहीं है, फॉर गुडविल फॉर बिजनेस डेट हैज नॉट बीन एक्वायर्ड, जो कि एक्वायर नहीं किया आपने, सेल्फ जनरेटेड है, उसकी वैल्यू निल मानी जाएगी। तो अगर बुक्स में कोई वैल्यू आ भी रही है तो उसे हटा दो, जीरो कर दो। ठीक है। फॉर कैपिटल एसेट्स वेयर द एंटायर एक्सपेंडिचर हैज बीन अलाउड और अलाउएबल एज ए डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 AD। सेक्शन 35 AD फ्रेंड्स क्या है, बिजनेस के चैप्टर में आएगा। सेक्शन 35 AD है फ्रेंड्स, कुछ स्पेसिफाइड बिजनेसेस हैं जिन पे आपको 100% खर्चा पहले ईयर में मिल जाता है। पूरा का पूरा आपने कैपिटल एसेट का जो भी खर्चा किया वो पहले साल में आप पूरा 100% क्लेम कर लो।
तो 100% आपने खर्चा क्लेम कर लिया, तो उसकी वैल्यू वैसे भी जीरो हो गई बुक्स के अंदर। तो उन्हीं की कह रहा है अगर कुछ वैल्यू आ भी रही है तो आप वैल्यू उसकी निल लेना, क्योंकि आप उसका खर्चा ऑलरेडी पूरा क्लेम कर चुके हो, राइट। फॉर अदर एसेट्स द बुक वैल्यू ऑफ सच एसेट्स, बाकी सबकी बुक वैल्यू, ठीक है। तो अगर आपकी एसेट डेप्रिशिएबल एसेट है तो उसमें से डेप्रिशिएशन हटा दो, बुक वैल्यू आ जाएगी, रिटन डाउन वैल्यू वो ले लो। अगर आपकी गुडविल है, गुडविल अगर आपने खरीदी है तो जो खरीदी है वो ले लो, अगर आपने खरीदी नहीं है तो भूल जाओ। अगर कोई एसेट है ऐसी 35 AD जिसमें आप 100% डिडक्शन क्लेम कर चुके हो तो उसकी वैल्यू बुक्स के हिसाब से जीरो ही होनी चाहिए, तो आप उसकी कोई वैल्यू मत लो, राइट। और कोई एसेट है तो जो भी बुक की वैल्यू है वो ले लो, ठीक है। तो ये तरीका है एसेट्स की वैल्यू लेने का। वाइल कंप्यूटिंग नेटवर्थ, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट शैल बी इग्नोर्ड। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स क्या होता है? मेरी बुक्स में एक एसेट की वैल्यू आ रही है 10 करोड़। ये सब टर्म आप लोग अकाउंटिंग में अपनी पढ़ चुके होंगे मेरे हिसाब से, बट इसीलिए मैं ब्रीफ में बता रहा हूं। मेरी एसेट की वैल्यू 10 करोड़, मेरी बुक्स में एसेट की वैल्यू 10 करोड़। मुझे लगा नहीं यार ये 10 करोड़ की नहीं है, इसकी वैल्यू तो 10 करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए। मैंने इसका वैल्यूएशन करवाया, इसकी वैल्यू 15 करोड़ निकल के आ गई। मैंने बुक्स में 15 करोड़ की वैल्यू ले लिया, तो 10 करोड़, मेरी बुक वैल्यू 10 करोड़, बट रिवैल्यूएशन के बाद 15 करोड़ बन गई। तो 5 करोड़ किसकी वजह से बढ़ गया? रिवैल्यूएशन की वजह से। तो आज अगर मेरी बुक्स, जब मैं स्लम्प सेल कर रहा हूं, मेरी बुक्स की वैल्यू 15 करोड़ अगर दिख रही है, उसमें 5 करोड़ क्या है? रिवैल्यूएशन की वजह से। कह रहा है इसको हटा दो, 10 ही करोड़ कंसीडर करना, रिवैल्यूएशन वाले पार्ट को कंसीडर नहीं करना है। अभी इसका एक एग्जांपल करेंगे, क्लियर हो जाएगा ये, राइट। देन फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन क्या होगी? द फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन शैल बी कंसीडर्ड द वैल्यू फॉर विच द यूनिट हैज बीन सोल्ड। जितने में आपने यूनिट को बेचा वही आपकी फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन होगी, और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर। जितने में आपने बेचा या फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर। आपने बेचा 10 करोड़ का, फेयर मार्केट वैल्यू 12 करोड़, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन 12 करोड़ मानी जाएगी, ठीक है। रिपोर्ट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट कह रहा है स्लम्प सेल के केस में आपको सीए की रिपोर्ट भी लगानी है। सीए इसके अंदर नेट वर्थ वगैरह सब कैलकुलेट करके देगा, चेक करेगा, सब कुछ चेक करेगा कि भाई सारी कैलकुलेशन ठीक हुई है, सब कुछ ठीक है, वो इसमें सर्टिफाई करेगा। रेट क्या लगेगा? जो भी गेन आएगा लॉन्ग टर्म 12.5%, शॉर्ट टर्म एज पर स्लैब रेट, राइट। और इसके ऊपर कोई भी आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल अल्फा लिमिटेड ने सेल किया है 1/10/2025 को 45 लाख रुपए में। नेटवर्थ थी 1/10/2025 को 35 लाख, राइट। 2003 में सेटअप किया था, 2003 में सेटअप किया, अब बेच रहा है, 3 साल से ज्यादा हो गए, लॉन्ग टर्म बनेगा। इन दिस केस इट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ 10 लाख, 45 माइनस 35। अब ये एग्जाम्पल देख लो, देखो ये इंपॉर्टेंट है। मिस्टर रोहन इज ए प्रोप्राइटर ऑफ रोहन एंटरप्राइजेस हैविंग 2 यूनिट्स स्टार्टिंग 1/4/2013। ही हैज ट्रांसफर्ड, 2 यूनिट स्टार्ट की थी उसने, यूनिट 1 यूनिट 2, राइट, 1 और 2। ही ट्रांसफर्ड ऑन 1/4/2025 यूनिट 1। जो यूनिट 1 है ये 1/4/2025 को उसने ट्रांसफर कर दी, स्लम्प सेल, पूरा का पूरा यूनिट बेच दिया। फॉर ए टोटल कंसिडरेशन ऑफ 45 लाख रुपए में पूरा यूनिट बेच दिया, और बेचने से रिलेटेड 65,000 के उसके खर्चे हुए। बैलेंस शीट 31/3/2025 को ये है, 1/4/25 को बेच दिया, तो 31/3/25 की जो बैलेंस शीट है वही 1/4/25 की हो जाएगी, राइट। तो लो जी, टोटल एसेट्स 21 लाख, रिवैल्यूएशन रिजर्व फॉर बिल्डिंग यूनिट 1 6 लाख रुपए का रिवैल्यूएशन रिजर्व है इसके अंदर। बैंक का लोन है टोटल 4 लाख, जिसमें 70% यूनिट 1 से रिलेटेड है। टोटल क्रेडिटर्स 3,10,000 के हैं, जिसमें 25% यूनिट 1 से रिलेटेड है। एसेट्स यूनिट 1 और यूनिट 2 की अलग अलग दे रखी है, तो लायबिलिटीज जो है ना फ्रेंड्स वो एक साथ दे रखी है आपको, यूनिट 1 यूनिट 2 की, बट एसेट्स यूनिट 1 और यूनिट 2 की अलग अलग दे रखी है, राइट। तो देखो जी, अब अदर इंफॉर्मेशन, रिवैल्यूएशन रिजर्व इज क्रिएटेड बाय रिवाइजिंग अपवर्ड द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग की वैल्यू को बढ़ा दिया गया रिवैल्यूएशन रिजर्व के थ्रू। नो इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ एसेट इज कंसीडर्ड इन द ट्रांसफर डीड। कोई इंडिविजुअल एसेट कंसीडर नहीं करनी है, स्लम्प सेल है बेसिकली। तो कैसे निकलेगी? देखो फ्रेंड्स, यूनिट 1 बिल्डिंग, मशीनरी, डेटर्स, अदर एसेट्स। इसके अंदर बिल्डिंग जो 15 लाख है, इसमें बोल रहा है जी रिवैल्यूएशन रिजर्व फॉर यूनिट 1 6 लाख है ये, यानी ये 15 लाख की जो बिल्डिंग देख रहे हो ना, 6 लाख रिवैल्यूएशन रिजर्व का है, यानी इसकी वैल्यू 15 नहीं, 15 माइनस 6 9 लाख रह जाएगी। तो आपको कैसे करना है, देखो यहां बिल्डिंग एक्सक्लूडिंग 6 लाख रिवैल्यूएशन 9 लाख रुपए, ये पकड़ लिया। और देखो इसके अलावा यूनिट 2 में और क्या क्या था, देखो एसेट्स में
मशीनरी 2 लाख की पूरी ले लो, अच्छा यूनिट 1 लेना है ना, मशीनरी 5 लाख की पूरी ले लो, डेटर्स 3 लाख के पूरे ले लो, अदर एसेट 3.5 लाख के ले लो, 5 3 3.5 एज इट इज ले लो, 5 3 3.5, और इसमें अदर एसेट्स टोटल एसेट्स हो गई 9 5 3 3.5 मिला के 20 50। अब लाइबिलिटीज को माइनस करो। लाइबिलिटीज कौन कौन सी है देखो, लाइबिलिटीज यूनिट 1 की कौन कौन सी है, इसके अंदर फ्रेंड्स रेवोल्यूशन रिजर्व तो हमने हटा ही दिया, बैंक लोन 70%, जिसमें 70% बैंक लोन 4 लाख जिसका 70% यूनिट 1 है, तो 70% 4 लाख का कितना हो गया 2.8 लैक्स, ये माइनस कर दो। और 25% क्रेडिटर्स, 3/10 का 25%, 3/10 का 25% कितना हो गया 72,500 रुपए, ये माइनस कर दो। तो 280 और 72,500, देख लो जी 72 नहीं 77,500 हो गया, 280 और 77,500 ये माइनस कर दिया लाइबिलिटीज को। तो नेटवर्थ कितनी आई 16,92,000। उसने बेचा कितने का 45 लाख, 65,000 के खर्चे किए उसने ट्रांसफर करने में, ऊपर क्वेश्चन में लिखा है, और 16,92 की नेटवर्थ, ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो बैलेंस कितना आया फ्रेंड्स 27,42। कब यूनिट बनाई थी उसने, यूनिट बनाई थी उसने यूनिट डिवीजन स्टार्ट किया था कब, क्वेश्चन में लिखा था 2003 में, तो लॉन्ग टर्म बनेगी राइट, तो लॉन्ग टर्म बनेगी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया जी 27,42 का, ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया 27,42 का, इतना ही क्वेश्चन में बोला है। अगर टैक्स बोले टैक्स निकालो तो टैक्स भी इसके ऊपर निकाल देना, कितना 12.5%, 12.5%। अब बंदा कौन है ये, देखो जी मिस्टर रोहन, इंडिविजुअल है, जब टैक्स निकालोगे 4 लाख की बेसिक एग्जाम्पशन भी देना, और अगर इंडिविजुअल ना हो तो 4 लाख की एग्जाम्पशन देने की जरूरत नहीं है, सीधा 12.5% निकलेगा, ठीक है। चलो जी, फेयर मार्केट वैल्यू deemed to be full value of consideration in certain cases covered under section 50D। फेयर मार्केट वैल्यू deemed to be full value of consideration, फेयर मार्केट वैल्यू जो होगी उसी को हम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लेंगे। किस केस में, where the consideration received or acquiring as a result of transfer of capital asset by an SSE is not ascertainable, cannot be determined, then for the purpose of computing income chargeable to tax capital gain, the fair market value of the said asset on the date of transfer shall be deemed to be full value of consideration received or acquiring as a result of transfer। फ्रेंड्स वो कह रहा है कि अगर आपने ट्रांसफर किया है और उस केस में ये नहीं पता कि कितने में ट्रांसफर किया, पता नहीं चल पा रहा कितने में ट्रांसफर किया, ये पता ही नहीं चल पा रहा है, तो कह रहा है उस केस में जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी उसी को हम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लेंगे। बस शुरू हुआ सेक्शन और खत्म हो गया, ठीक है। कंपटीशन ऑफ कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ डेवेंचर और बॉन्ड, डेवेंचर और बॉन्ड को ट्रांसफर करते टाइम कैपिटल गेन की कैलकुलेशन कैसे होगी फ्रेंड्स, ये भी रेपिटेशन है, हम ऑलरेडी कर चुके हैं राइट। फॉर लिस्टेड डेवेंचर्स, अगर डेवेंचर लिस्टेड है या अनलिस्टेड है, दोनों का अलग अलग ट्रीटमेंट। अगर लिस्टेड है तो उसके टाइम के हिसाब से वो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म बनेंगे, टाइम के हिसाब से शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म राइट। लिस्टेड डेवेंचर या बॉन्ड, लिस्टेड डेवेंचर या बॉन्ड 2 साल के अंदर शॉर्ट टर्म, 2 साल के बाद लॉन्ग टर्म राइट। शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म होंगे तो स्लैब रेट, लॉन्ग टर्म होंगे तो 12.5%। ऑलरेडी फ्रेंड्स ये सारा हम पढ़ चुके हैं राइट। अनलिस्टेड के केस में इन एनी केस वो शॉर्ट टर्म बन जाएंगे। याद होगा आप लोगों ने, मैंने एफडी के साथ कंपैरिजन भी दिखाया था, एफडी के साथ कंपैरिजन दिखाया था कि ऐसा क्यों किया गया कि जितने भी बॉन्ड या डेवेंचर्स हैं अनलिस्टेड उनको शॉर्ट टर्म माना गया, उनसे जो भी इनकम आएगी शॉर्ट टर्म मानी जाएगी। मैंने एफडी के साथ इसमें कंपैरिजन दिखाया था, आई होप आप लोगों को याद होगा राइट। कैपिटल गेन विल ऑलवेज बी ट्रीटेड शॉर्ट टर्म रिगार्डलेस ऑफ हाउ लॉन्ग द एसेट वाज हेल्ड, इट विल बी टैक्स्ड एट स्लैब रेट, ठीक है जी। ये एग्जांपल फ्रेंड्स दिया हुआ है, एक बार इसको देख लेना आप। ये लो, ये एग्जांपल मैं पढ़ देता हूं। मिस्टर रोहन परचेज लिस्टेड डेवेंचर 1/7/2002 को 5 लाख रुपए के लिस्टेड डेवेंचर परचेज किए हैं और बेच दिया 1/7/25 को 15 लाख का, तो 15 लाख माइनस 5 लाख लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन गया। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10 लाख माइनस 4 लाख की बेसिक एग्जेम्पशन, 12.5% टैक्स लग जाएगा, 75,000 रुपए राइट, और 4% ये ऐड हो गया, ठीक है। और अगर ये लिस्टेड की जगह अनलिस्टेड होते तो यहां पर फ्रेंड्स 10 लाख का जो गेन बनता वो कौन सा होता, शॉर्ट टर्म, और स्लैब रेट पे टैक्सेबल होता, ठीक है। चलो जी, अब ये क्वेश्चन आप खुद देखना, इसमें कई सारे क्वेश्चन दे रखे हैं मैंने, ये आप खुद देखना, और कोई भी डाउट आता है तो मुझसे पूछना। रेफरेंस टू वैल्यूएशन ऑफिसर, रेफरेंस टू वैल्यूएशन ऑफिसर क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि कई बार एक सिचुएशन आ सकती है जब एसएससी
और इनकम टैक्स ऑफिसर जो वैल्यू बोल रहे हैं उनमें डिफरेंस आ जाता है। असेसिंग ऑफिसर बोल रहा है जी ये वैल्यू होगी, एसएससी कह रहा है नहीं जी ये वैल्यू होगी, तो दोनों में डिस्कनेक्ट हो रहा है। तो उस केस में वो बता रहा है कि सिचुएशन कौन सी ऐसी हो सकती है जब इस केस को वैल्यूएशन ऑफिसर को भेजा जा सकता है कि ठीक है दोनों में से नहीं बन रही बात तो आप वैल्यूएशन ऑफिसर से करवा लो वैल्यूएशन, ठीक है। इफ असेसिंग ऑफिसर इज ऑफ द व्यू दैट द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कैपिटल एसेट इज नॉट करेक्ट, असेसिंग ऑफिसर मे रेफर द वैल्यूएशन टू द वैल्यूएशन ऑफिसर। असेसिंग ऑफिसर को ऐसा लग रहा है कि जो फेयर मार्केट वैल्यू है जो एसएससी बोल रहा है वो ठीक नहीं है, गलत है, तो वो उसको क्या करेगा वैल्यूएशन ऑफिसर को भेज देगा। लेकिन किस सिचुएशन में, वो देखो लिखिए यहां पर, इफ द वैल्यू कंप्यूटेड बाय द एसएससी इन द ओपिनियन ऑफ द असेसिंग ऑफिसर इज एक्सीडिंग बाय मोर देन 15% ऑफ द वैल्यू कंप्यूटेड बाय एसएससी और एक्सीडिंग बाय मोर देन 25,000 ऑफ द वैल्यू कंप्यूटेड बाय एसएससी। मतलब असेसिंग ऑफिसर बोल रहा है जी जो एसएससी ने वैल्यू निकाली है उसके हिसाब से जो डिफरेंस आएगा वो 15% से ज्यादा का आ जाएगा। एसएससी बोलता है जी वैल्यू 1 लाख, असेसिंग ऑफिसर बोल रहा है 1,20,000, 1,20,000। क्या 15% से ज्यादा का डिफरेंस है? यस, 15% से ज्यादा का डिफरेंस है। इस केस को वैल्यूएशन ऑफिसर को भेज सकता है वो। एसएससी बोल रहा है 1,10,000, असेसिंग ऑफिसर बोल रहा है 1.1 lakhs, 1,10,000। क्या डिफरेंस 15% से ज्यादा है? आंसर इज नो। अब ये केस वैल्यूएशन ऑफिसर को नहीं जा सकता। एसएससी बोल रहा है 1 लाख, एसएससी एक सेकंड तो, एसएससी बोल रहा है 3 लाख, एसएससी बोल रहा है 3 लाख, असेसिंग ऑफिसर बोल रहा है 3.3 lakhs। क्या 10% से ज्यादा है? 10% है, तो 10% से ज्यादा नहीं है, लेकिन उसके अंदर दूसरी कंडीशन भी थी कि 25,000 से अगर ज्यादा हुआ तो क्या 25,000 से ज्यादा है तो 30,000 का डिफरेंस आ रहा है, वैल्यूएशन ऑफिसर को चला जाएगा। तो वो कह रहा है चाहे डिफरेंस 15% से ज्यादा का हो चाहे 25,000 का से ज्यादा का हो, परसेंटेज में 15 से ज्यादा का निकल आया तब भी भेज देगा, अमाउंट वाइज 25,000 से ज्यादा का निकल आया तब भी भेज देगा। तो इस केस में ये केस वैल्यूएशन ऑफिसर को जा सकता है, असेसिंग ऑफिसर भेज सकता है। जैसे एग्जांपल, मिस्टर रोहन कन्वर्टेड वन एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड एंड इट्स मार्केट वैल्यू कंप्यूटेड बाय एसएससी इज 1 लाख। रोहन ने अपनी एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया। तो आपको याद होगा स्टॉक इन ट्रेड में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो मेरी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो क्या होगी फ्रेंड्स? मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी जो उस एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू है, वही मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी, राइट। तो उस केस में क्या होगा, असेसिंग ऑफिसर बट द ओपिनियन ऑफ द असेसिंग ऑफिसर वैल्यू वुड बी 1,10,000। इन दिस केस वैल्यूएशन कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। भाई एसएससी 1 लाख बोल रहा है, ये 1,10 बोल रहा है, डिफरेंस कितने का है? 25,000 से भी कम है और 15% से भी कम है। तो उस केस में वैल्यूएशन ऑफिसर के पास नहीं भेजा जा सकता। बट ए वैल्यू इन दी ओपिनियन ऑफ द असेसिंग ऑफिसर इज 120, यहां पर कह रहा है वैल्यूएशन ऑफिसर को भेज सकते हैं, कैन बी ट्रांसफर्ड। सिमिलरली वैल्यू कंप्यूटेड बाय एसएससी इज 2 लाख बट इन द ओपिनियन ऑफ असेसिंग ऑफिसर वैल्यू शुड बी 227। तो क्या डिफरेंस कितने का है? डिफरेंस 15% से ज्यादा का है? आंसर इज नो, 15% से ज्यादा नहीं है, बट 25,000 से ज्यादा है, अमाउंट वाइज क्रॉस कर गया, तो मैटर कैन बी ट्रांसफर टू वैल्यूएशन ऑफिसर। इन केस वेयर वैल्यू ऑफ द एसेट हैज बीन एस्टिमेटेड बाय रजिस्टर्ड वैल्यूअर। पहला कह रहा है वैल्यू पहले केस में कह रहा है कि वैल्यू एसएससी ने निकाल के दी थी, कि अगर एसएससी ने वैल्यू निकाल के दी तो आपको देखना है असेसिंग ऑफिसर जो वैल्यू निकाल रहा है एसएससी के साथ कंपेयर कर रहा है, 15% से ज्यादा है या फिर 25,000 से ज्यादा है तो भेज दो। लेकिन अब दूसरा केस कह रहा है वैल्यू किसने निकाली है? वैल्यूएशन ऑफिसर ने निकाली है, रजिस्टर्ड वैल्यूअर ने निकाली है, वैल्यूएशन ऑफिसर नहीं, रजिस्टर्ड वैल्यूअर। रजिस्टर्ड वैल्यूअर अलग है। रजिस्टर्ड वैल्यूअर कौन होते हैं? देखो मार्केट में आप जाओ, रजिस्टर्ड वैल्यूअर बहुत बैठे हैं, आप अपनी एसेट की वैल्यू उनसे निकलवा लो, कोई भी बहुत बैठे हैं मार्केट के अंदर, रजिस्टर्ड वैल्यूअर आप ढूंढो ऑनलाइन, बहुत मिलेंगे आपको। लेकिन जो ये वैल्यूएशन ऑफिसर की बात कर रहा है ना ऊपर, वैल्यूएशन ऑफिसर, ये वैल्यूएशन ऑफिसर जो बात कर रहा है, जो असेसिंग ऑफिसर भेज सकता है, वो वैल्यूएशन ऑफिसर इनकम टैक्स का अपना बंदा होता है, डिपार्टमेंट अपॉइंट करता है इनको कि आप वैल्यूएशन करोगे, वो वैल्यूएशन ऑफिसर होता है जिसकी यहां हमने बात की। और अब जिसकी हम बात कर रहे हैं, इफ द वैल्यू ऑफ द एसेट हैज बीन एस्टिमेटेड बाय रजिस्टर्ड वैल्यूअर, एसएससी रजिस्टर्ड वैल्यूअर से निकलवा के लाया, तो उस केस में कह रहा है इफ द असेसिंग ऑफिसर इज ऑफ द ओपिनियन दैट वैल्यू सो कंप्यूटेड एट वेरिएंस विद इट्स मार्केट वैल्यू, वो कह रहा है इन एनी केस भेज सकता है। मतलब कितना भी डिफरेंस हो भेज सकता है। एसएससी ने अगर वैल्यू निकाली, एसएससी ने खुद वैल्यू निकाली
तो डिफरेंस अगर 15% से ज्यादा है या फिर 25,000 से ज्यादा है तो वैल्यूएशन ऑफिसर को जा सकता है केस। लेकिन अगर रजिस्टर्ड वैल्यूअर ने वैल्यू निकाली है तो डिफरेंस जितना मर्जी है, असेसिंग ऑफिसर आपके केस को भेज सकता है वैल्यूएशन के लिए। ठीक है, और वैल्यूएशन ऑफिसर का मीनिंग देखो, ये लिखा हुआ है एक्सपर्ट अपॉइंटेड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ वेरियस असेट्स। वैल्यूएशन ऑफिसर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खुद अपॉइंट करता है, लेकिन ये रजिस्टर्ड वैल्यूअर आपको मार्केट में बैठे हुए बहुत मिल जाएंगे। ठीक है, चलो जी आगे बात करते हैं जी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट हमने कई जगह वर्ड पढ़ा जी, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। ये बता रहे जी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट होगी क्या, कितनी होगी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। ऑलरेडी फ्रेंड्स पढ़ चुके हैं, सब रेपिटेशन हो रहा है। देखो जी, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट रेफर्स टू कॉस्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर मेड इन कनेक्शन विद कैपिटल एसेट। Any expenditure classified as revenue in nature and already claimed as deduction under any income head will not be considered as cost of improvement। कोई खर्चा आप ऑलरेडी बैलेंस शीट में P&L में वैसे ही क्लेम कर चुके हो, छोटे मोटे खर्चे रेवेन्यू नेचर के, कह रहा है वो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नहीं होती। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट होती है बड़े खर्चे जिसको आप P&L में क्लेम नहीं करते, जो कैपिटलाइज होते हैं। राइट, एग्जाम्पल कंसिडर्ड एज कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्या, कंस्ट्रक्शन ऑफ एडिशनल फ्लोर ऑन एन एग्जिस्टिंग हाउस। एक घर पर आपने एक एडिशनल फ्लोर बना दिया, वो होगी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। ऐसा नहीं कि मेरे घर की पाइप टूट गया, मैंने पाइप बदलवाया, उसमें 5,000 रुपये खर्च हो गए, तो ये कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नहीं है, ये नहीं क्लेम कर सकते। ठीक है, नॉट कंसीडर्ड एज कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनर रिपेयर, वाइट वॉश, पेंटिंग, कह रहा है छोटे छोटे काम जो करवाओगे वो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नहीं है। ठीक है जी, डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, एक्सपेंडिचर बिफोर 1 अप्रैल 2001, एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बिफोर 1 अप्रैल 2001 विल नॉट बी टेकन। ये ऑलरेडी हमने पढ़ा था, हेडिंग था हमारा कि 1 अप्रैल 2001 से पहले अगर मैंने कोई एसेट एक्वायर की है तो उस केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे आएगी, तो वहां हमने पढ़ा था अगर कोई कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है वो निल हो जाएगी, वही यहां पर लिखा हुआ है। अगर एक्सपेंडिचर फ्रॉम 1 अप्रैल 2001 ऑनवर्ड्स एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो होंगे वो आपकी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मानी जाएगी। स्पेशल केसेस फॉर इंटेंजिबल एसेट, ये नया है पार्ट यहां पर। इंटेंजिबल एसेट जिसको आप छू नहीं सकते, जैसे गुडविल। राइट, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्या होगी, फॉर द फॉलोइंग इंटेंजिबल एसेट कॉस्ट बी निल। कह रहा है गुडविल के केस में कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट निल होगी। गुडविल के केस में कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मतलब सेल्फ जनरेट किए जा रहा हूं मैं, खुद ही उसको इंप्रूव किए जा रहा हूं, निल। राइट टू मैन्युफैक्चर, प्रोड्यूस और प्रोसेस, राइट, और आर्टिकल, पेटेंट राइट्स, इस केस में भी क्या होगी, निल। मैंने किसी एसेट को परचेस करने, मैंने किसी कुछ मैन्युफैक्चरिंग का मुझे राइट मिला हुआ है, मुझे कोई गुड्स प्रोड्यूस करने का राइट मिला हुआ है, कह रहा है उसकी भी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट निल होगी, उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं होती। उसका तो आप पेमेंट करते हो, वो कॉस्ट ऑफ परचेज आएगी, इंप्रूवमेंट नहीं होगी उसमें कुछ भी। राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस और प्रोफेशन, राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस और प्रोफेशन, किसी बिजनेस को करने का आपको राइट मिला हुआ है। जैसे फ्रेंचाइजी होती है, मैंने फ्रेंचाइजी फीस पे की और बदले में मुझे राइट मिल गया कि अब मैं ये बिजनेस रन कर सकता हूं। जैसे KFC की मैंने फ्रेंचाइजी ले ली, KFC की फ्रेंचाइजी लेने की कीमत सपोज 1 करोड़, 1 करोड़ मैंने KFC को दिया, तो ये फ्रेंड्स मेरी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में नहीं है, तो मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में आएगा अगर मैं इसको ट्रांसफर करता हूं। इंप्रूवमेंट क्या है कि मैंने फर्दर इसके ऊपर कुछ खर्चा किया, वो कोई खर्चा नहीं होता, वो इंप्रूवमेंट इनके ऊपर कभी कुछ नहीं होती, ये हमेशा निल होगी। राइट, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, अभी हमने पढ़ा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंप्रूवमेंट 55(1), अब यहां पर कह रहा है जी 55(2) कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। एक्विजिशन क्या होगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रेफर्स टू एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एसएससी टू एक्वायर अ कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट को खरीदने में जो खर्चा हुआ है वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है। डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, अगर एसेट मैंने 1 अप्रैल 2001 से पहले खरीदी है, ऑलरेडी फ्रेंड्स ये पढ़ चुके हैं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शैल बी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द एसएससी टू एक्वायर्ड और इट्स फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/1/2001 विच एवर इज हायर। 1 अप्रैल 2001 की फेयर मार्केट वैल्यू या फिर जो एक्चुअल खर्चा हुआ, दोनों में जो हायर होगा वो मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी। और लैंड बिल्डिंग और बूथ, अगर लैंड और बिल्डिंग है उस केस में मेरी जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा नहीं हो सकती। राइट, फेयर मार्केट वैल्यू शुड नॉट एक्सीड द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा नहीं हो सकती। ये ऑलरेडी फ्रेंड्स हमने पढ़ा। एसेट एक्वायर्ड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2001, 1 अप्रैल 2001 के बाद है तो जो एक्चुअल है वही मानी जाएगी। इंटेंजिबल एसेट के केस में बताया
कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर इंटेंजिबल एसेट सच एज गुडविल, ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम, राइट टू मैन्युफैक्चर, बिजनेस राइट, टेनेंसी राइट, स्टेज कैरेज परमिट और लूम आवर्स इज डिटरमाइंड एज फॉलो। देखो ये थोड़ा सा बता देता हूं, ज्यादा जल्दी नहीं करते यहां पर। वो कह रहा है जी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन सारी एसेट्स की क्या होगी बताइए आगे। किन किन की? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ गुडविल, गुडविल आप समझते हो। ट्रेडमार्क, मैंने ट्रेडमार्क परचेज किया, किसी बंदे का कोई ट्रेडमार्क था, वो एक बिजनेस कर रहा है उस ट्रेडमार्क के अंडर, अब मैं उसको यूज करना चाहता हूं। मैं यूज नहीं कर सकता किसी का ट्रेडमार्क, बट मैं यूज करना चाहता हूं, तो उससे ट्रेडमार्क मैंने खरीद लिया या मैंने उसको यूज करने का राइट ले लिया है, उसके बदले मैंने उसको पेमेंट की। या फिर ब्रांड नेम, किसी के ब्रांड नेम को यूज करने के लिए मैंने पेमेंट किया है। या फिर राइट टू मैन्युफैक्चरर, या मैंने किसी गुड्स को बनाने का मेरे पास राइट नहीं था, मैंने उसको राइट करने के लिए कुछ पेमेंट किया, राइट परचेज किया और उसके बदले कुछ पेमेंट किया, उसकी बात कर रहा है। राइट, टेनेंसी राइट, टेनेंसी राइट क्या होता है फ्रेंड्स? टेनेंसी राइट होता है कि मैं किसी एसेट को मैंने लिया किराए पर और मैं उसको फर्दर किराए पर उठा सकता हूं, फर्दर मैं उसको किराए पर उठा सकता हूं, टेनेंसी राइट। राइट, मैंने वो लिया हुआ है, उसके बदले मैंने कुछ पेमेंट की। स्टेज कैरेज क्या होता है फ्रेंड्स? स्टेज कैरेज अगर आपने पढ़ा हो, कई बार आप बसेस में ट्रैवल करते हो तो वहां पर लिखा होता है ऊपर बड़ा बड़ा स्टेज कैरेज, बस ट्रांसपोर्ट। राइट, तो स्टेज कैरेज क्या होता है फ्रेंड्स? गवर्नमेंट मुझे परमिट देती है, परमिशन देती है, परमिट होता है ना बस चलाने का परमिट, तो वो परमिट मुझे मिला हुआ है बस चलाने का। अब मैं बस खुद नहीं चला रहा, मैंने किसी दूसरे बंदे को बोला जी तुम बस चला लो, तो मैंने वो परमिट लिया है और उसके बदले कुछ पेमेंट किया। राइट, उस परमिट को लेने के लिए मैंने कुछ पेमेंट किया, तो वो स्टेज कैरेज परमिट हो गया। और लूम आवर्स, लूम आवर्स क्या होते हैं फ्रेंड्स? टेक्सटाइल इंडस्ट्री में होते हैं। क्या होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में? मान लो मेरी एक टेक्सटाइल कंपनी है, मेरी एक बहुत बड़ी यूनिट है जहां पर मैं मैन्युफैक्चरिंग करता हूं, और मैं मैन्युफैक्चरिंग करता हूं दिन के 10 घंटे, 10 घंटे मैंने काम किया। अब 10 घंटे दिन में होते हैं 24 घंटे, 14 घंटे मेरी मशीनें बंद होती हैं। तो एक बंदा मेरे पास आया, वो कहता है देखो 24 घंटे आपकी मशीनों में से 10 घंटे तो आप काम करते हो, 14 घंटे बंद रहती हैं, एक काम करो उन 14 घंटे में से 8 घंटे के लिए आप मुझे दे दो, मैं आपको उस 8 घंटे का कुछ पे करूंगा। तो जो पेमेंट मैं अब इस 8 घंटे को लेने के लिए, सपोज मैं लेता हूं 8 घंटे के लिए किसी की मशीनें यूज करता हूं, उसकी फैक्ट्री मैं यूज करूंगा, 8 घंटे उसकी मशीनें मैं यूज करूंगा, और मैंने कुछ पेमेंट किया, दिस इज कॉल्ड लूम आवर्स। दिस इज लूम आवर्स की मैं लूम आवर्स के पे कर रहा हूं, मतलब लूम आवर्स टेक्सटाइल इंडस्ट्री में होता है। राइट, तो इसके बदले मैंने कुछ पे किया। इनका कह रहा है जी परचेज किए मैंने, अगर परचेज इंटेंजिबल एसेट, इफ इंटेंजिबल एसेट वाज परचेज्ड, ये सारी इन सब की बात कर रहा है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज द परचेज प्राइस, जितना मैंने पे किया है वही मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी। राइट, इररेस्पेक्टिव ऑफ द वेदर एसेट वाज बॉट बिफोर 1 अप्रैल 2001, चाहे एसेट मैंने 1 अप्रैल 2001 से पहले खरीदी थी, चाहे 1 अप्रैल 2001 के बाद खरीदी थी, अगर वो इनटेंजिबल एसेट है, इनटेंजिबल एसेट के केस में जितना मैंने पे किया वो मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। राइट, एसेट एक्वायर्ड अंडर सेक्शन 47 ट्रांजैक्शन। सेक्शन 47 ट्रांजैक्शन कौन कौन से थे? कल पढ़े थे, परसों, सबसे लास्ट सेक्शन, कि मैंने एसेट ट्रांसफर किया लेकिन वो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। गुड्स, विल, गिफ्ट, इनहेरिटेंस के केस में ट्रांसफर किया, ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। एक सब्सिडरी कंपनी ने 100% ओन सब्सिडरी कंपनी ने अपनी होल्डिंग कंपनी को, लेकिन होल्डिंग कंपनी इंडियन कंपनी होनी चाहिए, या होल्डिंग कंपनी ने अपनी 100% सब्सिडरी कंपनी को, सब्सिडरी कंपनी इंडियन कंपनी होनी चाहिए, एसेट ट्रांसफर की। ऐसे फ्रेंड्स हमने कई सारे केसेस देखे थे पिछली क्लास में, तो हमने बोला जी कोई ट्रांसफर माना ही नहीं जाएगा। सेक्शन 47 का ट्रांजैक्शन उन्हीं की बात कर रहा है। इस केस में एसेट एक्वायर्ड अंडर सेक्शन 47 ट्रांजैक्शन, मुझे एसेट मिली है 47 के ट्रांजैक्शंस के थ्रू, मतलब मैंने खरीदी नहीं है, वो ट्रांसफर हुए उन ट्रांजैक्शंस के थ्रू। इफ एसेट वाज एक्वायर्ड थ्रू ए ट्रांजैक्शन कवर्ड बाय सेक्शन 47, द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी कॉस्ट ऑफ द प्रीवियस ओनर। जो प्रीवियस ओनर की कॉस्ट है वही कॉस्ट मानी जाएगी। ऑलरेडी ये भी हम पढ़ चुके हैं, आज ही पढ़ा हमने। राइट, अदर केसेस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शैल बी निल। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल होगी अगर वो इंटेंजिबल एसेट है। तो इंटेंजिबल एसेट के अंदर फ्रेंड्स केवल अगर मैंने कुछ पेमेंट किया है तो जितना मैंने पेमेंट किया है वो मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी। और सेक्शन 47 का अगर वो ट्रांजैक्शन है, यानी गुडविल ट्रांसफर हुई, एक होल्डिंग कंपनी ने अपनी सब्सिडरी कंपनी को, मर्जर हुआ, मर्जर के केस में, या डीमर्ज हुई कंपनी, डीमर्ज के केस में गुडविल ट्रांसफर की गई है, खरीदी नहीं है, ट्रांसफर की गई है, और उसने खरीदी थी, तो जितने में उसने खरीदी थी वही आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी। ठीक है, और अगर उसने भी नहीं खरीदी तो फिर वैल्यू निल है। चलो जी, स्पेशल कंसीडरेशन फॉर गुडविल। गुडविल के केस में फ्रेंड्स कुछ स्पेशल कंसीडरेशन है।
क्या है देख लेते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन गुडविल, डेप्रिसिएशन ऑन गुडविल वाज अलाउड अप टू प्रीवियस ईयर 2019 2020 2019-20 तक फ्रेंड्स गुडविल पर ना डेप्रिसिएशन अलाउड होती थी, डेप्रिसिएशन गुडविल पर भी डेप्रिसिएशन क्लेम करते थे। उसके बाद से वो बंद हो गई, नो डेप्रिसिएशन उसके बाद से अलाउड। एनी डेप्रिसिएशन क्लेम्ड अप टू 19-20 शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द परचेज प्राइस टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। वो कह रहा है मान लो मैंने गुडविल 50 लाख की खरीदी, कब खरीदी, मान लो 2009 में मैंने 50 लाख की खरीदी, तो अभी तक मैंने जो पढ़ा उसके हिसाब से 50 लाख मेरी क्या होगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। लेकिन 19-20 तक इस पर डेप्रिसिएशन अलाउड थी और इस पर मैं ऑलरेडी 30 लाख रुपए की डेप्रिसिएशन क्लेम कर चुका हूं। तो वो कह रहा है उस केस में आपको 50 में से 2019-20 तक जो 30 लाख की आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर चुके हो वो हटा दो, जो 20 लाख बचा ये आपकी बनेगी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो अगर गुडविल मैंने पहले परचेस की और उस पर कोई डेप्रिसिएशन क्लेम कर चुका हूं तो उस डेप्रिसिएशन को रिड्यूस कर दो और बैलेंस जो बचेगा वो मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बनेगी। ठीक है, और जो मेरा होल्डिंग पीरियड स्टार्ट होगा गुडविल का वो भी स्टार्ट कब से होगा, 2019-20 के बाद से, 1 अप्रैल 2020 से। 2019-20 कब खत्म होगा, 31 मार्च 20 को। 31 मार्च 20 तक मैं डेप्रिसिएशन क्लेम कर चुका हूं। उसके बाद यानी 1/4/20 से मेरा होल्डिंग पीरियड माना जाएगा शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म निकालने के लिए। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है फ्रेंड्स, द पीरियड ऑफ होल्डिंग फॉर सच एसेट स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। बस इतनी सी बात लिखी है। ठीक है, जैसे मिस्टर एक्स परचेज गुडविल ऑन 1 अप्रैल 2017 20 लाख, डेप्रिसिएशन अलाउड अप टू 19-20 5 लाख, इस पर 5 लाख का डेप्रिसिएशन ऑलरेडी अलाउड हो चुका है, तो एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वुड बी 15 लाख, 20 माइनस 5 एंड पीरियड ऑफ होल्डिंग स्टार्ट 1 अप्रैल। ये मानना कि इसको आपने 1 अप्रैल 2020 को खरीदा था, या आप डेट मानना कि 1 अप्रैल 2020 और इसके हिसाब से निकालना लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म। ठीक है, चलो जी। और एक फ्रेंड्स लास्ट अपना सेक्शन आज का, ट्रांजैक्शन दैट आर इंक्लूडेड इन द टर्म ट्रांसफर इन रिलेशन टू कैपिटल एसेट। ये सब पढ़ चुके हैं, ये सब रेपिटेशन है फ्रेंड्स, इसीलिए थोड़ा फास्ट करवा रहा हूं। ट्रांजैक्शन दैट आर इंक्लूडेड इन द टर्म ट्रांसफर इन रिलेशन टू कैपिटल एसेट, सेक्शन 247 क्या बोल रहा है, कौन कौन से ट्रांजैक्शन है जिनको हम कौन कौन से ऐसे ट्रांजैक्शन है जिनको हम ट्रांसफर मानेंगे, क्योंकि अगर एसेट ट्रांसफर हुई है तो कैपिटल गेन भी कैलकुलेट होगा। तो वो कह रहा है जी सेल ऑफ एसेट, अगर आपकी एसेट सेल होगी तो उसको हम ट्रांसफर बोलेंगे। कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड और बिल्डिंग, गवर्नमेंट ने मेरी एसेट को, मेरी लैंड और बिल्डिंग को कंपल्सरी एक्वायर कर लिया, इसको भी ट्रांसफर माना जाएगा, कैपिटल गेन की कैलकुलेशन होगी। कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, सब पढ़ चुके फ्रेंड्स हम ये। स्टॉक इन ट्रेड जिस साल में कन्वर्ट किया उस साल में उसको कैपिटल गेन की कैलकुलेशन करेंगे, याद होगा, उसको भी हम ट्रांसफर मानेंगे। रिलिंक्विशमेंट ऑफ एसेट, रिलिंक्विशमेंट क्या होता है, मेरे पास कोई एसेट था, मेरे पास कोई एसेट को बाय करने का राइट था, बट मैंने उस राइट को ट्रांसफर कर दिया। मैंने एक एग्जांपल दिया था, आपके साथ पढ़ा था मैंने, क्या हम लोगों ने क्या किया था, रेनाउंसमेंट ऑफ परचेज ऑफ राइट शेयर। राइट शेयर परचेज करने का कंपनी ने मुझे राइट दिया कि ये शेयर्स की मार्केट वैल्यू 200 रुपए, हम आपको 150 रुपए में दे देंगे क्योंकि आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो। मेरे पास राइट था, मैंने खुद नहीं खरीदे, उस राइट को अपने दोस्त को बेच दिया कि तू खरीद ले 150 में, और बदले में उससे कुछ पैसे ले लिए। तो वो कह रहा है जो बदले में मैंने पैसे लिए राइट को ट्रांसफर करने के, वो भी मेरा कैपिटल गेन माना जाएगा। तो यहां पर यही बोल रहा है, रिलिंक्विशमेंट ऑफ राइट्स ओवर द एसेट इज कंसीडर्ड अ ट्रांसफर। जैसे यहां पर एग्जांपल, मिस्टर रोहन होल्ड्स राइट टू परचेज राइट शेयर बट चूज टू रिलिंक्विश दिस राइट टू अनदर पर्सन फॉर 1 लाख। 1 लाख रुपया लेके अपने राइट को ट्रांसफर कर दिया, ये जो 1 लाख है कैपिटल गेन माना जाएगा, और हमने पढ़ा था ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बनेगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, राइट। ऐसी एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट ऑफ एसेट, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट मतलब क्या है, राइट मेरे से ले लिया गया, मैंने नहीं दिया, मेरे से छीन लिया गया। जैसे द एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट इन एसेट इज कंसीडर्ड ट्रांसफर, जैसे मिस्टर रोहन होल्ड शेयर इन एबीसी लिमिटेड विच गोज इनटू लिक्विडेशन। अब लिक्विडेशन में कंपनी चली गई, कंपनी बंद हो रही है, क्या मैं दे रहा हूं, नहीं, क्या मेरी इच्छा से हो रहा है, नहीं, कंपनी बंद हो गई, मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है, मेरे राइट अपने आप चले गए, राइट। तो ऐसे केसेस में भी हमने पढ़ा था, आज ही पढ़ा ये तो लिक्विडेशन वाला, कि लिक्विडेशन के केस में क्या करेंगे फ्रेंड्स, लिक्विडेशन के केस में जो भी मेरे पास एसेट आएगी उस पर मैं कैपिटल गेन कैलकुलेट करूंगा, राइट। तो इसको भी हम ट्रांसफर की डेफिनेशन में काउंट करेंगे।
मैच्योरिटी और रिडम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड की भी मैच्योरिटी या रिडम्पशन होता है, वो भी ट्रांसफर माना जाएगा, उस पर भी कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा। ट्रांसफर बाय पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ट्रांसफर बाय पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है मान लो एक बिल्डर है, राइट, एक बिल्डर ने बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई, इसके अंदर बड़े सारे फ्लैट बनाए उसने, इसमें से एक फ्लैट आपने खरीदा मिस्टर ए ने, कितने का खरीदा, 50 लाख का। ये बिल्डर को 50 लाख की पूरी पेमेंट कर चुका है, ये फ्लैट बन के तैयार खड़ा है, लेकिन कुछ लीगल दांवपेच फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से इसका सर्टिफिकेट अथॉरिटी से नहीं मिल पा रहा है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलता है, वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रहा है। ये मिस्टर ए बिल्डर को बोलता है भाई देख, तेरे को मैंने पूरी पेमेंट कर दी, तेरे लीगल कुछ इश्यूज आ रहे हैं जिसकी वजह से मेरे को ये फ्लैट नहीं मिल पा रहा, और मैं दूसरे घर में किराए पर रह रहा हूं, वहां पर किराया भी भर रहा हूं, ये पैसा मैंने जो तुझे दिया है 50 लाख, ये मैंने बैंक से लोन पर लिया था, तो मैं बैंक को ईएमआई भी भर रहा हूं और रेंट भी पे कर रहा हूं। वो इस बिल्डर की जान खा रहा है मिस्टर ए कि भाई घर का पोजेशन दे, पोजेशन दे, पोजेशन दे, मेरे को किराया भी भरना पड़ रहा है, ईएमआई भी भरनी पड़ रही है, मैं अब नहीं भर सकता दो चीजें, मैंने पूरी पेमेंट तेरे को कर दी, घर बन के तैयार खड़ा है, मेरी गलती नहीं है, तेरी गलती है, लीगल पेज क्यों फंसा, तुझे देखना चाहिए था। ये बंदा बिल्डर कहता है एक काम कर, रजिस्ट्री होती रहेगी, तू इस घर की चाबी पकड़ और आराम से रह, घर तो तेरा ही है, तूने पूरी पेमेंट कर दी, इट इज जस्ट की रजिस्ट्री होनी है, जैसी पोजीशन, जैसी वो अथॉरिटी से वो सर्टिफिकेट मिलेगा रजिस्ट्री करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस बंदे को भी बात ठीक लगी, ठीक है करा लेंगे, घर तो तेरा ही है, कह रहा है घर तेरा है, पोजेशन मैं तेरे को दे रहा हूं, ये ले चाबी, ये ले पोजेशन, तू आराम से इसमें रहे। मिस्टर ए इस घर में आ जाते हैं, राइट। तो यहां पर फ्रेंड्स इसी केस की बात कर रहा है कि ट्रांसफर बाय पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इफ इंडिविजुअल गोज गिव्स पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड रिसीव फुल पेमेंट विदाउट ट्रांसफरिंग द ओनरशिप फॉर्मली थ्रू द डॉक्यूमेंट्स, इट इज कंसीडर्ड ट्रांसफर। ये ट्रांसफर माना जाएगा, ये माना जाएगा बिल्डर ने मिस्टर ए को प्रॉपर्टी बेच दी, राइट। ये बिल्डर का केस नहीं होता, मान लो मिस्टर ए मिस्टर बी का केस होता, मिस्टर बी के पास एक प्रॉपर्टी है, मिस्टर बी को बोलता है 50 लाख में बेचूंगा, बी ने इसको 50 लाख की पेमेंट कर दी, इसने बोल दिया जी प्रॉपर्टी का पोजेशन ये ले, रजिस्ट्री कराते रहेंगे आराम से, रजिस्ट्री हो चाहे ना हो, बी ने इस प्रॉपर्टी का पोजेशन ले लिया है पेमेंट करके, ये ट्रांसफर माना जाएगा। ए के हाथ में कैपिटल गेन की कैलकुलेशन होगी, रजिस्ट्री होना कैपिटल गेन की कैलकुलेशन से लिंक्ड नहीं है, राइट। तो यहां पर यही बोल रहा है, जैसे मिस्टर रोहन एंटर्स इनटू सेल एंड एग्रीमेंट फॉर हिज हाउस, द परचेजर पे द फुल सेल प्राइस टू मिस्टर रोहन एंड मिस्टर रोहन हैंड्स ओवर द राइट ऑफ पोजेशन टू द बायर, वो उसको घर के राइट भी दे देता है कि भैया घर तुम्हारा, डिस्पाइट द फॉर्मल ओनरशिप नॉट बीइंग ट्रांसफर्ड, मतलब कोई रजिस्ट्री अभी नहीं हुई है, द ट्रांजेक्शन इज कंसीडर्ड ट्रांसफर फॉर द कैपिटल गेन पर्पस, कैपिटल गेन के पर्पस से इसको ट्रांसफर मान लेंगे। और इसी के साथ फ्रेंड्स आपका ये चैप्टर खत्म होता है। 2 चैप्टर अपने आप बचे हैं, बिजनेस एंड सैलरी, करीब 10 क्लासेस उसके अंदर टोटल लगनी है, 9 से 10 क्लासेस होगी मेरे हिसाब से, 10 क्लासेस मैक्सिमम में हो जाएगा। तो अगले 3 हफ्ते में फ्रेंड्स अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है जी। कोई डाउट है फ्रेंड्स तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज ये चैप्टर फ्रेंड्स अपना यही क्लोज होता है। कोई फ्रेंड्स डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। 1 मिनट वेट कर लेता हूं, कुछ क्वेरी आती है तो वो आंसर कर दूंगा, अदरवाइज वी विल क्लोज दिस क्लास। मंडे मिलेंगे फ्रेंड्स सेम टाइम विद न्यू चैप्टर बिजनेस एंड प्रॉफिट। कोई क्वेरी तो फ्रेंड्स पूछ सकते हो। क्लासेस अगर आपको पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं तो रिकॉर्डिंग को भी प्लीज लाइक कर सकते हैं आप, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कीजिएगा, सो दैट फ्यूचर के सारे वीडियोस, फ्यूचर के सारे लाइव जो भी मैं प्लान करूंगा फ्यूचर में, उनके नोटिफिकेशन यूट्यूब की साइट से भी आपके पास आते रहे। और आपके अगर फ्रेंड्स कोई फ्रेंड्स हैं जो इन क्लासेस में इंटरेस्टेड हो सकते हैं, जिनको इस क्लासेस की जरूरत हो सकती है, इन फ्री क्लासेस की जिनको जरूरत है, आप उनको भी ये क्लासेस रेफर कर सकते हैं। और अभी तक फ्रेंड्स कोई क्वेरी नहीं आई है तो चलिए फ्रेंड्स क्लास को यहीं पर क्लोज करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय।